होमिस क्या हो अगर सोलर लेवलिंग का जिन वो बन जाए अपने लॉयड फ्रंटेरा जैसा, इवन उसका सिस्टम भी बन जाए लॉयड फ्रंटेरा के सिस्टम जैसा, फिर तो ना जो कहानी में स्कैम फैलेगा वो अलग ही लेवल का होने वाला है। सो होमिस आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मानवा जो कि इतनी ज्यादा स्कैम है कि पीटीजे ने भी मेरे साथ स्कैम कर दिया। साले ने कॉपीराइट स्ट्राइक पिक कर मार दिया मेरे मुंह पे। बिल्कुल सही समझे, मैं बस यही मानवा पढ़ रहा था, उतने में एक बंदे का कमेंट आता कि भाई तेरी वीडियो पे स्ट्राइक आ गई है। तो फिर तुम खुद अंदाजा लगा लो कि ये मानवा कितनी ज्यादा स्कैमी होने वाली है। सो आज मैं जो मानवा कवर करने वाला हूँ उसका नाम है माय स्टेटस विंडो वेंट ऑन स्ट्राइक। सो ये कहानी में हमें सबसे पहले 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि 30 साल पहले अर्थ पर दूसरी दुनिया की कई सारे पोर्टल्स ओपन हो गए थे जिसमें से निकल कर आ गए कई सारे मॉन्स्टर और उन्होंने आते साथ ही सीधा अर्थ पर तबाही मचा दी। बस इतना ही, हाँ बस इतना ही है यहाँ पर। बट टेंशन न लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी तरफ से कि जब वो पोर्टल्स ओपन हुए तो उसके थ्रू कई सारे लोगों को भी पावर्स मिल गई, लाइक सोलो लेवलिंग, और उन्होंने अपने अपने गिल्ड बनाना शुरू कर दिए ताकि वो इन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर सके और जो पोर्टल्स हैं उन्हें खत्म कर सके। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत सोलो लेवलिंग जैसा ही है कि तुम्हारे पास जो पावर्स होंगी उसकी भी एक रैंक होगी, जैसे ए से लेकर ई तक और फिर सीधा एस। बट इसका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा अलग हो जाता है जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। लाइक इसके अंदर तुम अगर किसी रैंक के हंटर हो तो जरूरी नहीं है तुम्हारे पास उसी रैंक की स्किल्स भी होंगी, उसके अवोव भी हो सकती है, यानी उसके ऊपर भी हो सकती है हाई रैंक की स्किल्स। और जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि इसमें तुम्हारी रैंक फिक्स नहीं है। लाइक अगर तुम ई रैंक के हंटर हो तो तुम खुद को इम्प्रूव कर डी रैंक के भी बन सकते हो और फिर सी रैंक के भी बन सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करके तुम जितना इम्प्रूव करते जाओगे तुम्हारी रैंक उतनी बढ़ती जाएगी। वहीं सोलो लेवलिंग में इसका उल्टा, लाइक तुम जिस रैंक के हंटर बन गए अब तुम दुनिया उखाड़ लोगे लेकिन तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ने वाली जब तक तुम अवेकेंड ना हो जाओ, जो कि लाखों में कोई एक ही बंदा होता है, लाइक अपना लोंडा जिनवू। और तो जो विंडो वाला किस्सा है वो तुम्हें यहाँ पर हर हंटर के पास देखने को मिलेगा सिवाय एमसी को छोड़कर। उसका स्पेशल विंडो होना चाहिए ना, वरना एमसी कैसे कहलाएगा वो। खैर तो इसके बाद हम आते प्रेजेंट पर, एंड ये है अपना एमसी जिसका नाम है टाइजून, जो कि अपनी लाइफ से परेशान होकर बेचारा यहाँ पर सुसाइड करने को आ गया होता है बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है। वेल ऐसा क्या होगा इसके साथ, हमें बताया जाता है कि जिस कंपनी में 7 साल से रगड़ रगड़ कर काम कर रहा था उसी कंपनी ने बेचारे को लात मार कर निकाल दी बिकॉज इसकी टांग टूट गई। ऊपर से इसकी रैंक बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही 7 सालों से, यानी 7 साल से जो अपना लोंडा है वो डी रैंक का हंटर ही बनकर घूम रहा है। इसलिए इसका बॉस इसके मुंह पे पैसे भी पेक कर मार देगा चल निकल यहाँ से। और फिर ये बंदा युनजिन जो कि अपने लोंडे का जूनियर है और इसी को बचाने में अपने लोंडे की टांग भी टूटी थी, ये इतना बड़ा हरामखोर है कि ये अपने लोंडे की साइड ने लेकर उसी के अगेंस्ट हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में भेसबाजी शुरू हो जाती है। अपना लोंडा इसकी कॉलर पकड़कर बोलता है साले मैं था जिसने तेरी जान बचाई और तेरे चक्कर में ही मेरी टांग टूटी। जो सुनकर ये अपने लोंडे के ऊपर हंसना शुरू कर देता, उसका और मजाक उड़ाता है चल साले तू मेरी हेल्प करेगा, तू खुद की हेल्प तो कर नहीं सकता, मेरी क्या हेल्प करेगा लूजर साला। और फिर इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अपने लोंडे के पास एक एस रैंक की स्किल है, यानी वो है तो डी रैंक का लेकिन उसके पास जो स्किल है वो एस रैंक की है। और फिर ये जोरों शोरों से हंसते हुए उसका भी मजाक उड़ाता है। जो सुनने के बाद काफी ओवर हो जाती है, अपने लोंडे को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो युनजुन के ऊपर अटैक कर देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि अपना लोंडा डी रैंक का हंटर है और वहीं उसका जूनियर वो सी रैंक का, जो कि उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और फिर पूरे ऑफिस के सामने उसका कुत्ता बना देता है। और तो साला ये हरामखोर बॉस भी कुछ नहीं बोलता, साला बैठ कर मजे ले रहा होता है। और बस यही रीजन था कि टाइजन जो है फुल टल्ली होकर यहाँ पर सुसाइड करने को आया होता है। अभी जैसे टाइजन सुसाइड के लिए ब्रिज की बाउंड्री के ऊपर चढ़ता है तभी उसका सिस्टम आकर उसको पीछे हटने को बोलता है। एंड जैसे इस टाइजन सिस्टम को देखता है वो उसी के ऊपर भड़क जाता है, साले ये सब तेरे वजह से हुआ है, साले हरामखोर वो तू था जिसने मुझे वो घटिया सी स्किल पकड़ाई और मेरे 7 साल बर्बाद कर दिए। और इसके बाद फिर टाइजन जो करता है वो तुमने आज तक किसी भी मानवा में नहीं देखा होगा। टाइजन गुस्से में आकर सिस्टम को ही कूट देता है। बताओ मुझे भाई क्या तुमने देखा है कभी किसी सिस्टम को पिटते हुए? नहीं ना। अब जो सिस्टम करने वाले वो भी तुमने कहीं नहीं देखा होगा। अभी जैसे सिस्टम टाइजन के हाथों अच्छा खासा कुट जाता है, लोंडे को गुस्सा आ जाता है और सीधा स्ट्राइक पर चला जाता है कि साले तूने मुझे मारा, मैं जा रहा हूँ हड़ताल पर। जो देखकर टाइजन की आदि छुड़ जाती है उसका खूब मजाक उड़ाता है निकल साले, मतलब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है जो कि मुझे बता ही नहीं सकता कि एक स्किल का कैसे यूज किया जाए। और तो ये बोलते हुए सिस्टम के ऊपर बियर की बोतल भी फेंक कर मार देता है और रोना शुरू कर देता है कि अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, भले मैं कुछ भी कर लूं, तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर तूने मुझे शुरू से ही बताया होता कि प्रॉपर्ली उस स्किल का यूज कैसे करा जाए तो आज मेरी ये हालत ना होती। तभी हमें सिस्टम के अंदर कुछ ग्लिचेस होते हैं और अभी जो टाइजन ने स्किल को लेकर बोला था उससे ये एज अ कंप्लेंट रिसीव कर लेता है, यानी अब वो इस मैटर को सोल्व करने का ट्राई करेगा। और तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि टाइजन को नीचे उतरने को बोलते हैं। जो सुनकर टाइजन उन्हीं के ऊपर भड़क जाता है कि क्या बकवास है साले, आपके कोई चैन से मर तक नहीं सकता, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं पता, निकलो यहाँ से। और बस इसी चिल्ला चोट के चक्कर में टाइजन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा ब्रिज से नीचे की ओर गिर जाता है। बट गिरते हुए उसको कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा होता है, बल्कि उसके दिमाग में तो यही चल रहा होता है फाइनली उसकी मीनिंगलेस लाइफ अब खत्म हो जाएगी। बट क्योंकि हमें पता है एमसीए तो मरने तो वाला नहीं है, हम देखते हैं कि अभी जो सिस्टम ने उसकी कंप्लेंट को रिसीव किया था ना, अभी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। और फिर क्या वो अपने लोंडे को वहां से सीधा एडमिन यानी विंडो के सर्वर में अपलोड कर देता, आई मीन टेलीपोर्ट कर देता है। भाई ऊपर से जो पुलिस वाले देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि अपने लोंडा तो अचानक से गायब हो गया कहीं को। वेल कहाँ को गया? सिस्टम के अंदर। अभी हम वहीं को आते हैं जहाँ पर सिस्टम
सिस्टम अपने टाइजन को समझा रहा होता है कि विंडो के ओल्ड वर्जन होने की वजह से स्किल के अंदर एक एरर आ गया था, जिस वजह से जो उसकी स्किल थी एस रैंक की एक्सप्लोसिव ग्रोथ, उसने कभी काम ही नहीं किया और अब वो प्रॉपरली वर्क करे, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट पे चला जाता है। और जैसे ही सिस्टम ऑटो अपडेट पर जाता है, अपने लोंडे को बिजली के झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये झटके तब तक पड़ते रहते जब तक सिस्टम फुल्ली अपडेट नहीं हो जाता। भाई लिटरली सोचो, तुम्हारे फोन के अंदर अपडेट का ऑप्शन आया, तुमने जैसे ही क्लिक करो तुम्हें बिजली के झटके पड़ना शुरू हो गए, कैसा लगेगा भाई ये कौन सा अपडेट दे रहा है सिस्टम। खैर, तो अपने लोंडे की काफी हालत खराब करने के बाद फाइनली सिस्टम अपडेट हो जाता है और जो टाइजन है वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। बट जब उसे होश आता है तो वो कहीं और ही मिलता है और तो सुबह हो गई होती है। ओ भाई सब, भाई ये मत कहना कि इसको पूरी रात सिस्टम अपडेट के चक्कर में झटके ही पड़ते रहे। भाई विश करो कि एंड्रॉइड वाले ऐसा अपडेट देना शुरू ना कर दे। खैर, तो जैसे अपने लोंडे को होश आता है, वो देखता है कि वो कहीं और ही है। तभी उसे याद आता है कि रात को उसके साथ काफी अजीब और गरीब चीज हुई थी कि वो खुद सिस्टम के अंदर घुस गया था। बट क्योंकि उसने रात में काफी ज्यादा चढ़ा रखी थी, इसीलिए फिर वो उसका एक बुरा सपना समझकर जाने देता है एंड डिसाइड कि भाई अब जब नौकरी चली गई है तो कहीं और काम ढूंढा जाए। और क्योंकि हंटर की नौकरी तो अब मिलने से रही, इसलिए अपने लोग ने डिसाइड कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। अभी टाइजन बस इसी सब चीजों में खोया हुआ होता है कि तभी उसके सामने अचानक से कहीं से एक लड़की अपीयर हो जाती है, जिसे एकदम से अपनी आंखों के सामने देखकर टाइजन की बढ़ जाती है। डरा दिया, कौन है तू? सारी जान निकाल दी मेरी, बता ना कौन है तू। तभी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है उससे कि उसका नाम एडमिन है और वो स्टेटस विंडो एडमिन डिपार्टमेंट से। मतलब कि टाइजन की जो सिस्टम है वो जीती जागती एक होती है। भाई मुझे भी चाहिए एक ऐसा अपडेट, खा लूंगा मैं 100 झटके खा लूंगा ऐसे अपडेट के लिए, बस मिल जाए, एटलीस्ट मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी भाई। खैर, अभी जैसे ही टाइजन उसको देखता है वो बोलता है ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में? एक मिनट, मतलब रात को जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था? सिस्टम से हाँ बिल्कुल सही कहा, वो सपना नहीं था। आगे वो टाइजन को बताती है कि उसने उसकी स्किल के अंदर थोड़ी बहुत छानाबीनी नहीं करी और उसे पता लगा कि उस स्किल ने कभी काम इसलिए नहीं करा बिकॉज सिस्टम ही ओल्ड वर्जन का था। और ये बात वो इतने खुशी खुशी बोल रही है तो कोई छोटी मोटी बात हो। भाई अपना लोंडा पूछे से ये बात सुनता है वो बेचारा तो अंदर से टूट जाता है बिकॉज उसने इतनी मेहनत करी, 7 साल तक खुद की रगड़ता रहा और कभी ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज सिस्टम ओल्ड वर्जन का था। अभी एडमिन उसको आगे की चीजें बता रही होती है बट सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो उसे मना कर देती है। अभी के लिए वो अपने लोंडे को बस इतना बता देती है कि अब से उसकी स्किल मक्खन की तरह काम करने वाली है। बट अभी अपने लोंडे को इसके मुंह से ये नहीं सुनना है। अभी वो गुस्से में एडमिन से बोलता है, एक सेकेंड, मतलब तू कहना चाह रही है कि मैं जो इतने सालों से अपनी रगड़ता आ रहा हूँ वो सब कुछ ही पॉइंटलेस निकला बिकॉज तेरा वो घटिया सा सिस्टम अपडेट नहीं था? साली कुतिया, मैं तेरा सर खोल दूंगा, बता तू मुझे अब कैसे पे करने वाली है इन सब चीजों का। भाई लिटरली अभी गुस्से में आकर टाइजन ने सिस्टम की कॉलर पकड़ ली होती और तो सिस्टम तक डर रही है उससे। लेकिन एक सेकेंड भाई, गौर से देखो, टाइजन ने उसकी कॉलर पकड़ कर रखी है, मतलब वो सिर्फ एक होलोग्राम नहीं है। इसका मतलब अगर टाइजन इसका कॉलर पकड़ सकता है तो उसके और भी कुछ पकड़ सकता है। ना 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 भाई, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए। एंड्रॉइड वालों सुन लो, 2030 तक ही नहीं, मुझे ऐसा सिस्टम ला कर दो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, दुआएं दूंगा भाई मैं तुम लोगों को। खैर, तो अभी एडमिन उसको डरते को बता रही होती है कि ये जो 7 साल मेहनत करने की वजह से उसके जो पॉइंट कभी भी अप्लाई नहीं हुए थे वो अपने लोंडे को वापस कर दिए गए और तो वो जो उसकी टांग टूटी थी वो भी ठीक कर दी है। अपना लोंडा जल्दी से देखता है, वो देखता है कि भाई हाँ टांग तो वाकई में ठीक हो गई है। नहीं आज की भाई तूने कैसे किया ये सब? बट अभी के लिए सिस्टम उसको ये बताने से भी मना कर देती है फॉर सिक्योरिटी रीजन। बस अभी के लिए वो उसको इतना बता देती है कि उसकी जो स्किल है वो तो अब प्रॉपरली वर्क करेगी बट उसको एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रिगर रिक्वायर्ड होगा और उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे वही करना पड़ेगा जो एडमिन कहेगी। और तो वो उससे क्या करवाने वाली वो हमें पता चलेगा। अभी के लिए हम आते सिटी पर, जहाँ पर हम देखते कि आसमान में एक पोर्टल ओपन हुआ होता है जिसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकल कर आ रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद ही एडमिन भी अपने लोंडे को लेकर वहाँ पर आ गई होती है। वेल वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है? बिकॉज स्किल एक्टिवेट करने के लिए उसे इन्हें मारना होगा। जो देखकर अपना लोंडा भी चिल्ला उठता है, तू मुझे मरवाना चाहती है? तभी सिस्टम उससे डरते हुए बोलती है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का भरोसा कर, जा खत्म कर दे उसको। भाई उसके मन में चल रहा होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी, अपना टाइजन मर जाएगा। भाई लिटरली भाई ये कैसे सिस्टम में अपने लोंडे के साथ स्कैम करने में लगी हुई है। भाई अपना टाइजन जब उन मॉन्स्टर को देखता है वो हमें बताता है कि ये असल में वेनम स्पोर्स हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें मारने के लिए एटलीस्ट बी रैंक का हंटर तो लगेगा ही लगेगा। और अगर एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड की बात करी जाए तो वो भी एटलीस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी टाइजन उससे पूछ रहा होता है कि भाई तू बोल रही है कि अगर मैं इनको हरा देता हूँ तो जो मेरी स्किल है एक्सप्लोसिव ग्रोथ वो एक्टिवेट हो जाएगी? सिस्टम उसे हाँ करती है और तो उसको सिस्टम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बिकॉज सिस्टम खुद कॉन्फिडेंस नहीं लग रही इस चीज को लेकर। बट तभी उसे याद आता है कि उसने 7 साल तक उस कंपनी के लिए अपनी रगड़ रगड़ कर काम करा बट रिजल्ट क्या निकला, ये उसको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ही डिसाइड कि भाई अब खोने के लिए कुछ तो है नहीं, तो अगर मरना है तो कुछ करके ही मरेंगे। इसलिए फिर क्या वो सीधा दौड़ जाता है मॉन्स्टर्स की तरफ। अभी वो जो वेनम स्पोर्स होते वो अपना वेनम टाइजन के ऊपर फेंक कर मारते हैं जिसे टाइजन इजीली ब्लॉक कर देता और एक ही लात में एक वेनम स्पोर को फाड़ ही देता है। और वो जैसे ये करता है उसका एक क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसको एक कोर स्किल मिल जाती है जिसका नाम है
इम्यूनिटी थ्रू एक्सपीरियंस जो कि सी रैंक की स्किल है, और उसी के साथ ही जो उसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है जो कि एस रैंक की स्किल है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और तो टाइजन के जो एट्रीब्यूट्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक जो स्ट्रेंथ 12 थी वो अब 60 हो गई है, स्टेमिना जो 95 था उसमें 82 और जुड़ गए, और तो एजिलिटी, माना, मैजिक ये सब भी इंक्रीज हो गया है। जो देखकर एडमिन बड़ा खुश होते वो बोलते हैं देखा बोला था ना काम करेगा, है ना एक्सप्लोसिव ग्रोथ अमेजिंग। भाई टाइजन वो भी ये देखकर काफी खुश होने लगता है, भाई मानना पड़ेगा स्किल तो वाकई में ओपी निकली। तभी एडमिन से कि भाई इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर, अभी तो जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ की पावर है वो तो बस सामने आना शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए जा मेरा शेर दिखा दे तू क्या कर सकता है। और अब क्या, अब जब टाइजन को समझ में आ गया कि सिस्टम जो बोल रही थी वो सही है, इसलिए अब तो लोंडा खुशी खुशी घुस जाता है उन सब के अंदर। और तो टाइजन देखते ही देखते एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को निपटा देता है, यानी छोटे मोटे मॉन्स्टर, और साथ ही वो जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को निपटाता जा रहा होता है उसकी जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ की स्किल थी वो भी इंक्रीज होती चली जाती है, साथ ही उसके एट्रीब्यूट्स भी। भाई अब ये चन्नू मुन्नू को खत्म करने के बाद बारी आती है उनके बाप की, और इस टाइम पर अपना लोंडा वो बड़ा खुश है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी ए रैंक पर आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, और फिर वो सीधा घुस जाता है इसके अंदर। और फिर क्या, वो देखते देखते इसको भी निपटा देता है, और जैसे सारा काम खत्म हो जाता है जो क्लीनिंग स्क्वाड है वो भी आकर वहाँ पर सफाया करने लगती है। और तभी वहाँ पर ये हरामखोर भी आया था अपनी स्क्वाड के साथ, और ये यहाँ पर आया बिकॉज बी रैंक का मॉन्स्टर निकला था ना, और ये सी रैंक का हंटर है, इसीलिए इसको यहाँ पर बुलाया गया था। बट लोंडे ने जो आने में देर कर दी, क्योंकि जो क्रेडिट था वो इस टाइम पर कोई और ही खा रहा है। अभी ये हरामखोर देखता है कि जो मॉन्स्टर था वो मरा डाला है, और उसके अंदर से जो माना क्रिस्टल्स निकले थे वो ये टाइजन बटोर रहा है। और तुम जरा देखो लोंडे की स्माइल, समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए ये हरामखोर जैसे टाइजन को यहाँ पर देखता है उसका फिर से मजाक उड़ाने का ट्राई करता है कि और भाई क्या हो गया, कुछ ज्यादा तंगी आ गई कि जो यहाँ पर बटोरना शुरू कर दिया। जो देखकर टाइजन तो बोलना चाहता था बट वो बोले उससे पहले उसके सामने सिस्टम अपडेट हो जाता है, एंड उसमें क्या लेगा वो तुम्हें पता चलेगा। बट अभी के लिए वो परकट टाइजन के फेस पे कुछ ऐसी स्माइल आती है, और अभी अपने लोडा कुछ करे उससे पहले वहाँ पर वो एक्सटर्मिनेशन की जो स्क्वाड है उसकी एक मेंबर आकर उसका थैंक्स बोलती है कि भाई तू ना होता तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं हरा पाते, तूने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जो सुनते ही अपने लोंडे की इविल सी स्माइल आ जाती है। ही डिसाइड कि भाई इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती पब्लिक में अपनी इमेज बनाने की, इसलिए फिर वो हंसते बोलता अरे ये कैसी बात कर रही हो यार, ये तो मेरा काम था। जो सुनकर इन दोनों का मुंह बन जाता है, ना भाई बहुत घटिया एक्टर है ये। भाई वो मेंबर वो भी अपने लोंडे की और ज्यादा तारीफ करने लगती है, भाई तूने अकेले उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुनकर युंजुन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि भाई इसने अकेले ने मारा है सबको। हाँ इसने अकेले ने मारा, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? जो सुनकर फिर इन सबकी तकलीफ बन जाती है कि ना भाई ये झूठ है, हमें नहीं मानने वाले। वहीं टाइजन वो अपनी इमेज और बनाने का ट्राई करता है कि भाई अपन यहाँ से चलते हैं ना यार, ये बेचारे बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें सब कुछ क्या हुआ। देन इसके बाद वो इन लोगों को एक खाली सी मल्टी के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर फिर ये सब की सब कर रहे होना शुरू कर देते हैं। हाँ तो भाई उगल जो कुछ भी बोलना है तुझे। और तो ये साला हराम को ये साला उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटता, ये फिर शुरू हो जाता है कि भाई मैं नहीं मानता तूने उन सबको मारा, तू साला ठेरा लूजर कहीं का, तू मारेगा उन्हें, चल सारे। भाई अपना लोंडा वो ये सब सुनने के बाद भी कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है। वेल क्यों नहीं कर रहा, अभी हमें उसी टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंडो अपीयर्ड हुआ था, एंड उस टाइम पर उसने अपने लोंडे को एक क्वेस्ट दिया था, और वो क्वेस्ट था कि उसे अपने जूनियर्स की बैंड बजानी है, एंड बदले में उसे जो रिवाइड होगा वो 8 ईयर की स्किल होगी। और बस फिर क्या स्किल मिल रही है तो बस काम होना चाहिए। आ गए अपने लोंडे के मुंह में पानी। अभी अपना लोंडा एकदम से अपने पैरों पर गिर जाता है और इनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि गाइस प्लीज मुझे ना तुम सब हरामखोरों को पीटने दो। जो सुनते ही ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्या बकवास कर रहा है। वही अपना लोंडा वो रोना शुरू कर देता है कि गाइस प्लीज, मुझे पता है कि अपने सीनियर के मुंह से ये बात सुनते हो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो क्या है ना, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर पीट सकता था बट नहीं पीटा मैंने, इसलिए प्लीज सब लोग मुझे एक लेसन सिखाने दो, तुम सबको मुझे पीटना है तुम्हें। जो सुनते ये टकला बाहर निकल जाता है, साढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया, लगता है तू अपनी औकात भूल गया, तो तुझे तेरी औकात याद दिलानी होगी। ये बोलते ही वो अपने लोंडे का सर जमीन में मारने का ट्राई करता है, बट वो उसको हिला तक नहीं पाता है। तभी अपना लोंडा एक डायलॉग मारता है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, एंड इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और यही है इस दुनिया का दस्तूर, इसीलिए अब मैं तुझे पनिशमेंट देने वाला हूँ, सो एंजॉय। ये बोलते ही अपना लोंडा उसका हाथ पकड़ता और एक ही मुक्के में टकला सीधा जमीन पर, और तो वो पंच इतना फास्ट पड़ा था कि बाकियों को लग रहा होता कि भाई ये अचानक से अपने आप कैसे गिर गया। तभी अपना लोंडा उनसे बोलता है, आ जाओ एक एक करके सब आ जाओ, बिकॉज मुझे तुम सभी के हेड पर एक बार फ्लिक करना है, क्योंकि तुमने अपने सीनियर को बुली किया था तो इतना तो तुम्हारा सीनियर कर ही सकता है ना तुम्हारे साथ। जो सुनते ही सबकी सब जोश में आ जाते हैं, तू तो गया मुन्ना हमारे। तो भाई अभी जैसे उनमें से एक बंदा अटैक करता, लोंडा उसके सर पे एक फ्लिक करता, और भाई ये क्या किया है उसके साथ, और सिर्फ इसी के साथ नहीं वो एक एक करके सबको फ्लिक करता है, किसी के दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। और भाई तुम इस बंदे को देखना
ना लिटरली क्या किया है इसके साथ इसने। भाई इस बंदे को देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही है। भाई अपना टाइजन वो ऐसा पोज दे रहा है लाइक ऑलमाइटी पुश, और जो इसकी टेक्निक है वो है फ्लिकर। खैर अभी ये सब देखने का युनजुन की बढ़िया आती है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता टाइजन ने इन सबको अकेले पहन दिया, वो भी बस एक फ्लिक से। अभी टाइजन युनजुन से बोलता है, युनजुन अब तेरी बारी, तुझे ये मजाक लग रहा है ना, देख मैंने सबको तो ऐसे ही छोड़ दिया है, बट ना तुझे ना छोड़ने वाला, तेरे लिए तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही स्पेशल चीजें आएंगी। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही युनजुन को गुस्सा आ जाता, उसका ईगो हर्ट हो गया, इसीलिए फिर वो अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए बोलता बेटा ना मैं ना मरने वाला, आज जो मरेगा वो तू है। और तभी जो अपने लोंडे को क्वेस्ट मिला था वो कंप्लीट हो जाता बिकॉज उसने इन चिल्लरों को कूट दिया है। और क्वेस्ट कंप्लीट होते ही जो उसे स्किल मिली है वो है फायर बॉल, जो कि रेगुलर फायर बॉल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो यहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ एनिमे की हीलिंग को रिड्यूस करेगी, यानी कम करेगी, उसको मारेगी नहीं। फाइन टाइजन अभी वो जैसे फायर बॉल को क्रिएट करता है, युनजुन की फटकर 4 हो जाती है बिकॉज उसके सामने इतना बड़ा फायर बॉल होता है। तभी टाइजन से युनजुन बिल्कुल सही वक्त पे है तू यहाँ पर, बिकॉज अब तो मेरी इस स्किल को टेस्ट करने में हेल्प जो कर सकता है, बट टेंशन न ले, ये तुझे बस थोड़ा बहुत ही जलाएगा, थोड़ा बहुत। ये बोलते अपने लोटा उसकी तरफ वो फायर बॉल फेंक देता है, एंड ही भी लेकिन ना भाई ये बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो मर गया। एंड देखते ही देखते कबूम, एंड युनजुन का कुछ ऐसा हाल हो जाता है, इवन उसने अपनी पेंट तक गीली कर दी होती है। अभी वो सबसे पहले खुद को देखता कि वो भाई जिंदा कैसे बच गया। भाई टाइजन अब बारी उसके मजे लेने की, वो उससे बोलता ओ मुन्ना ने अपनी पेंट गीली कर दी, ओ तो अब चमन मेरी बात ध्यान से सुन, आई होप कि तुझे एक अच्छा लेसन मिल गया हो, तो अब से एक अच्छा बच्चा बन और अपने मेंबर्स को परेशान करना बंद कर। जो सुनते ही युनजुन अपनी लाइन पर आया था कि यस सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा और कभी भी किसी से फाइट नहीं करूंगा। तभी टाइजन से युनजुन अपना सब कुछ तो हो गया लेकिन एक हिसाब किताब तो करना बाकी है। ये बोलते ही वो युनजुन के सर पे भी ब्लेक कर देता, और तो दिखाया नहीं गया बट करा 100%। खैर तो इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता 3 दिन बाद के सीन पर, जहाँ पर एडमिन हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनाती है कि क्या क्या हुआ है अभी तक। लाइक टाइजन के स्किल ने प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया, उसने पहले मॉन्स्टर्स को मारा, फिर उसके जो जूनियर्स थे उनको भी सबक सिखाया, और ये सब करने के टाइजन इतना ज्यादा थक जाता है कि वो घर पर आते साथ ही जमीन पर गिर जाता है, और अपना लोंडा 3 दिन से अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। और हाँ ये बातें एडमिन 4th वॉल ब्रेक करके बता रही है। खैर तो फाइनली 3 दिन बाद अपने लोंडे को होश आ जाता है। वो एडमिन को बताता है कि उसकी हालत इसलिए हुई बिकॉज उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो गया था, इसलिए ही डिसाइड कि अब वो सबसे पहले माना को इंक्रीज करने में फोकस करेगा। एडमिन आस्क कि भाई जब तेरे पास एक्सप्लोसिव ग्रोथ है तो तुझे माना की क्या जरूरत। देखो गाइस जिन लोगों को नहीं मालूम एक्सप्लोसिव ग्रोथ क्या होता है, तो सिंपली मैं तुमको समझा दूं। एक्सप्लोसिव ग्रोथ का मतलब होता है जल्दी 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 अपनी रैंक को इंक्रीज करना, इसमें तुम्हारी पावर मावर सब इंक्लूड होता है। बट टाइजन एडमिन को बताता है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ के वजह से ही उसको माना की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज एक्सप्लोसिव ग्रोथ उसके बाकी स्टेटस को तो हद से ज्यादा बढ़ा रहा है, वहीं उनके मुकाबले में माना को बहुत कम इंक्रीज कर रहा है। और जो फायर बॉल उसने युनजुन के अगेंस्ट यूज करा था वो इतना माना कंज्यूम करता कि अपने लोंडे का सारा माना वही चूस गया। देन एडमिन आस्क कि अगर ऐसी बात है तो क्या कोई तरीका है माना को जल्दी जल्दी इंक्रीज करने का। भाई एक सेकंड, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो काम एडमिन को करना चाहिए वो अपना लोंडा कर रहा है, और जो काम अपने लोंडे को करना चाहिए वो एडमिन कर रही है। लाइक सिस्टम तो एडमिन है ना, तो उसको बताना चाहिए कि भैया माना क्यों कंज्यूम हो रहा है। भाई क्या नल्ली सिस्टम है भाई। खैर तो अच्छी बात ये कि अपने लोंडे को मालूम है ऐसी जगह जहाँ पर माना वो जल्दी जल्दी इंक्रीज कर सकता है, बट उसके लिए उसे फुल्ली रिकवर होना पड़ेगा, जिसमें अभी उसे 8.5 घंटे और लगने वाले हैं। एंड जैसे वो रिकवर होता वो सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है, एंड वो है ये जगह टावर ऑफ ट्रायल्स। एडमिन आस्क कि ये टावर ऑफ ट्रायल्स क्या है। टाइजन उसे बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर माना जल्दी जल्दी इंक्रीज किया जा सकता है, और तो ये जगह काफी पॉपुलर भी है। बेसिकली मैं तुम्हें समझा दूं कि ये जगह एक डंजन है। खैर अभी जैसे एडमिन ये बात सुनती है कि ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो सबसे पहले इधर उधर निगाहें दौड़ाती है कि भाई उन्हें कहा कि ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फिर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। बट अपने लोंडे को भी नहीं मालूम कि आखिर ऐसा क्यों है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कोई यहाँ पर क्यों नहीं है। बट वो इस पे ज्यादा गौर न कर सीधा टावर में घुस जाता है, जहाँ पर उसे ये जनाब मिलते है, ये असल में यहाँ के मेज है, और तो ये मेज कम सेंटा क्लॉज ज्यादा नहीं लग रहा है। तो अभी ये जो ओल्ड मैन है टाइजन को कोई और ही समझ रहे होते हैं कि स्वीट आइट तू वापस आ गई, लगता है इन बेचारों की आंखों में तकलीफ है। खैर तो अभी जैसे टाइजन इन ओल्ड मैन को देखता है वो सोचता है कि ये बुड्ढा जिंदा कैसे। भाई देखकर लग रहा है किसी भी मूवमेंट पे निपटता होगा, और तो सिस्टम भी यही सोच रही है। खैर अपने लोंडे का तो इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं, उसे तो बस यहाँ पर माना इंक्रीज करना है, इसीलिए फिर वो सीधा चिचा को बताता है कि वो यहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल्स के क्वेस्ट के लिए आया है, और चिचा को दिखाई के साथ साथ सुनाई भी कम देता है, वो कुछ और ही सुन बैठते हैं। मैं ऐसी मूवीज का फैन नहीं हूँ, मुझे तो ऐसी मूवीज पसंद भी नहीं है। मुझसे तो निकल ही नहीं रही यार ओल्ड मैन की आवाज, व्यूज ज्यादा अच्छे से
निकाल लेता है। एनीवेज अपना टाइजन उनको समझ आता है, अरे चचा मैं कोइस्ट की बात कर रहा हूँ, कोइस्ट की। एंड अब जाकर चचा को समझ में आता है कि टाइजन यहाँ पर किस लिए आया है, इसलिए फिर वो उसको अपने पीछे आने को बोलते हैं। और तो इस टाइम पर सिस्टम को डर लग रहा होता है, वो बोल रही होती है भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अभी। भाई अपना टाइजन बोलता है भाई अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, बट टेंशन न ले मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ इन सब चीजों के लिए। देन इसके बाद चचा उसको अपनी मेडिकल लिफ्ट की सवारी करवाते हैं और तो उसको बता रहे होते हैं इस टावर के बारे में। बट यू नो वो चचा की याददाश्त भी कमजोर है, वो यही भूल गए होते हैं कि टावर में क्या क्या है। बट अपने लोंडे को काफी कुछ मालूम है इस टावर के बारे में, इसलिए फिर वो इनको याद दिलाता है कि इस टावर में टोटल 10 स्टेजेस हैं और जो पहली स्टेज होगी उस पर उसको गोब्लिन से फाइट करना होगी। एंड तब जाकर फाइनली चीचा को याद आता है टावर के बारे में। तभी एडमिन टाइजन से पूछती है कि भाई तुझे इतना सब कुछ कैसे मालूम टावर के बारे में। वेल कैसे मालूम है, बिकॉज वो दिन रात टीवी और मोबाइल में टावर ऑफ ट्रायल्स को ही देखा करता था। हाँ तुम बिल्कुल सही समझे कि ये जो टावर ऑफ ट्रायल्स है इसके अंदर जो भी हंटर्स आते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। और क्योंकि अपना लोंडा इन सब के अंदर कुछ ज्यादा ही घुसा रहता था इसलिए उसको ये सब मालूम है। अभी टाइजन बोल रहा होता है अरे भैया ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल होने वाला है, एडमिन मिला। अरे वाह टाइजन तूने तो कमाल कर दिया, तू तो काफी कमाल का बंदा निकला। और वही हमें नरेटर भी बता रहे होते हैं कि टाइजन का जो दिमाग है ना वो उसके मुक्के लातों से बहुत ज्यादा तेज है। और अभी क्योंकि टाइजन एडमिन से बात कर रहा होता है और क्योंकि सिस्टम हर किसी को नहीं दिखता है, चीचा आज भाई किससे बातें कर रहा है यार तू। टाइजन से सारे नहीं चीचा किसी से नहीं भाई तो खुद से बातें कर रहा हूँ। खैर तो फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं फर्स्ट स्टेज पे, जहाँ पर गोब्लिन्स को बुलाने के लिए चचा सबसे पहले अपना मंत्र फूकते हैं, कम फोर्थ डिमोनिक बीस्ट। भाई एक स्पेल बोला चचा की ये हालत हो गई, अभी तो नो स्पेल और बोलना बाकी है, बाकी के स्टेज में उनमें क्या होगा इनका। खैर तो अभी एडमिन और टाइजन दोनों ही जोश में आ जाती है, फाइनली उन्हें गोब्लिन सिलेंडर को मिलेगा और तो झाड़ियों के पीछे कुछ गोब्लिन्स मिल भी जाते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि वो यहाँ पर अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ ओक्स को उठाकर लेकर आ गए, जो कि बहुत ज्यादा जिन्हें देखकर टाइजन का भी जोश खत्म हो जाता है कि ये चीचा ये मॉन्स्टर्स को क्या होगा, ये गोब्लिन की जगह ओक्स जैसे क्यों दिख रहे हैं। वहीं चीचा उन्हें मॉन्स्टर की जगह लॉबस्टर सुनाई दे गया होता है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, जिससे टाइजन का दिमाग खराब हो जाता है कि बोटे साला सूंघ कर आया आज कुछ ना कुछ। तभी जो ओक्स होते वो भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और देखना भाई फाइट करने वो अपने लोंडे से आ रहे हैं लेकिन डर सिस्टम को लग रहा है। खैर तो अपना जो लोंडा है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसीलिए वो इजीली एक ही अटैक के अंदर इन सभी मॉन्स्टर्स को भून कर रख देता है और खत्म सबकी सब। वहीं टाइजन वो काफी खुश हो रहा होता है ये देखकर कि भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, एक ही बार में सबको निपटा दिया। तभी एडमिन उसको पीछे देखने को बोलती है। वेल पीछे का है एक आखिरी वाला ओक जो कि उसके ऊपर सक्सेसफुली अटैक लैंड कर देता है और उसको दूर उड़ा देता है। बट अपना लोंडा वो हार मानने वालों में से नहीं है, उसके लिए तो ये सब चिल्ली चपाटे है, इसलिए अभी वो जंप कर उसके ऊपर एक किक थ्रो करता है जिसको वो इजीली अपने बल्ले से ब्लॉक कर लेता है, बट दूसरी वाली नहीं कर पाता और एक एक किक में लोंडा खत्म। और इसी के साथ उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो भी क्लियर हो जाती है और साथ ही में जो उसकी स्किल है एक्सप्लोसिव ग्रोथ वो भी इंक्रीज हो जाती है। वहीं चचा वो दूर खड़े होकर बोल रहे होते हैं क्या बात है भाई, क्या बात है, तूने तो बड़ी जल्दी निपटा दिया इन सबको, लगता है स्टेज को ज्यादा ही आसान था। वहीं टाइजन उसका तो गुस्सा इतना आ रहा होता है कि बुड्ढा तुझे तो यहीं कच्चा चबा जाऊंगा, बट वो खुद को कंट्रोल भी कर रहा होता है कि भाई रहने दो यार, बुजुर्ग है छोड़ दो। खैर तो इसके बाद चीचा उसको आगे की स्टेजेस पे लेकर जाते जो कि टाइजन ने जैसा सोचा था वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। टाइजन ने वहाँ पर सोचा था कि कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, बट उससे तो वहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स देखने को मिले जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। और तो अपना लोंडा उनसे फाइट करे उसकी जगह वो उसने भागने में ज्यादा ध्यान दिया, मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं उसने सिर्फ भागते भागते ही क्लियर करेंगे कि ना भाई इनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, ये तो मार डालेंगे मुझे। और तो ऐसे ही करते करते वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मिलता है ये मॉन्स्टर सर वीर, जो कि यहाँ का फाइनल बॉस है और 90 लेवल है और एस टियर का मॉन्स्टर है ये, जिसे देखते ही टाइजन के पसीने छुड़ जाते हैं बिकॉज उसने देखा था कि यहाँ पर उसको 3 सर वाला एक क्यूट सा पप्पी देखने को मिलेगा, बट उसे यहाँ पर ये जानवर देखने को मिल गया, इसलिए वो हार मान कर बैठ गया था कि ना भाई मैं आज मरने वाला हूँ, मैं न जीत पाने वाला इससे। और तो वो जो इतनी देर से फाइट करता भागता हुआ आ रहा है उस वजह से उसका जो मायना वो भी खत्म हो गया होता है। बट तभी जो एक हिडन क्वेस्ट ओपन होता है जो कि इससे बोल रहा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, अगर उसे वापस पहले ऐसा करना है तो सेनेली एनपीसी की हेल्प करो और डंजन वापस पहले जैसा हो जाएगा। तभी टाइजन को याद आता है कि हाँ सही तो बात है भाई, ये पूरा टावर ही असल में इस बुड्ढे ने बनाया है और यही इसको अपने माना से कंट्रोल भी करता है। बट टाइजन जो उनका माना देख पा रहा होता है कि वो बिल्कुल ही आड़ा टेढ़ा भग रहा है बिकॉज काफी ओल्ड हो जाने की वजह से वो अपना ही माना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तभी एडमिन आज की टाइजन तो उनको सोचा इस बारे में कैसे हेल्प करना है सेनेली एनपीसी की। वेल या उसने सोच रखा, वो जल्दी से भागकर ओल्ड मैन के पास जाता है और तो उसके थ्रू हमें पता चलता है
कि अगर एक मेज हद से ज्यादा माना कंज्यूम कर लेता है तो वो उसके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। इवन उसका माइंड था उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो देख भी पा रहा होता है ये चीज को कि जो एनपीसी है उसके सर से माना किसी और ही तरीके से निकल रहा होता है। इसीलिए व्हाट ही डज, वो चिचा के पीछे जाता है एंड यूज करता है अपनी सीक्रेट टेक्निक, हेवन ऑन अर्थ मसाज, सीधे शब्दों में तेल मालिश और चंपी, जिसके बाद चिचा को इतना मजा आता है कि उनको दुनिया में ही स्वर्ग नजर आने लगता है। और फाइनली जो उनका माना है वो भी सही तरीके से भेजना शुरू कर देता है। नहीं मतलब देख रहे हो दिमाग से कितना कुछ सही हो सकता है। भाई देखो बुरा मत मानना, इस टाइम पर चचा का चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे गोटे लटक रहा हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। फिर तो अपना जो लोंडा है अभी वो मालिश में लगा होता और तभी जो सर्वियर है वो उसके ऊपर अपनी फायर बॉल छोड़ देता है। बट अपना लोंडा तेल मालिश चंपी नहीं छोड़ता है, वो करता ही रहता है एंड थोड़ी देर में कबूल। बट अपने लोंडे को खरोच भी नहीं आती बिकॉज जो सेनेली एनपीसी होता है वो टाइजन की चंपी की वजह से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता। ब्रो हु इज दिस गाय, मास्टर रोशी। अपना लोंडा भी शौक की चचा जरा बताओगे आप हो कौन? चचा ही से काफी वक्त बाद में खुद को इतना जिंदा महसूस कर रहा हूँ। ये बोलते ही वो बस एक ही अटैक में सर बीरस को ही नहीं फाड़ते बल्कि बिल्डिंग का टॉप फ्लोर भी उड़ा देते हैं। भाई लिटरली कितना स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, क्या वाकई में मास्टर रोशी तो नहीं ड्रैगन बॉल वाला? खैर तो अभी वो टाइजन को थैंक्स बोलते बिकॉज उसने उनकी जान बचाई और तो साथ ही वो उसकी एक विश पूरी करने को भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद ओल्ड मैन जो करते हैं ना भाई, पहली फुर्सत में नॉर्मल होने के बाद सीधा एक्सरसाइज, लिटरली इतना खतरनाक हेवी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं कि भाई जमीन पर रखते ही जमीन टूट जाती है। देन थोड़ा सा अपने डोलो शोलो का शो कि जरा देख मेरे डोले सोले तुझे फील हो रहा है ना, इसके अंदर से माना फील हो रहा है, पता ना शुक्र देखना चाहेगा, ले छू 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 भाई अपना टाइजन। अरे ना शुक्रिया, रहने दो चचा रहने दो। देन वो एडमिन से पूछते तो तुझे क्या लगता है इनको और माना की जरूरत है? एंड शी भी लाइक ना मुझे नहीं लगता। खैर तो इसके बाद चचा उसे फिर से पूछते कि भाई तूने बताया नहीं कि तुझे आखिर क्या चाहिए। एंड अपना लोंडा उनसे वही मांगता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया होता है, माना। वो उनसे खुद का माना इंक्रीज करने को बोलता है जो कि इस टाइम पर 200 से सीधा 30 पर आ गया होता है। जिसके बाद चचा अपनी हैंड टू हैंड मैजिक टेक्निक दिखाते अपने लोंडे को और एक गंदा वाला घुसल अपने सीधा लोंडे के पेट के अंदर और आंख मुंह दोनों जगहों से रोशनी बाहर। वैसे पीछे का हिस्सा नहीं दिखाया, वहां से भी आ रही होगी क्या? खैर तो दर्द तो होता है बट इसके बाद अपने लोंडे का जो मानना होता है वो सीधा 200 से 500 पहुंच जाता है। तो यह इतना स्ट्रगल करना और ये पंच झेलना फाइनली उसके काम आया। अभी अपने लोंडे की हालत देखकर एडमिन को टेंशन होने लगते है, भाई तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तभी चाचा उसे बताते हैं कि भाई मैंने तेरे अंदर देखा और मुझे नहीं लगता कि तेरी प्रॉब्लम असल में माना है। जुनास की भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चाचा सेफ की प्रॉब्लम असल में तेरा माना नहीं बल्कि वो फायर बॉल की स्किल है जो तेरे पास है, वो स्किल ही असल में सबसे ज्यादा माना कंज्यूम करती है। तो भाई एक मिनट, इसका मतलब तो माना की प्रॉब्लम हुआ ना? पता नहीं भाई, एनीवे आगे चाचा उसे समझाते हैं कि तेरे जो फायर बॉल है वो असल में बाकी फायर बॉल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करती है। लेकिन यहाँ पर तुम खुद देख सकते हो कि जो बेसिक फायर बॉल है वो 10 से 20% के आसपास का माना कंज्यूम कर रही है। वहीं अपने लोंडे का जो मेगा फायर बॉल है वो सीधा 80% माना खा रही है। देन चाचा अपने डोले शोले दिखाते हुए बोलते हैं कि बेटा टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तेरी स्किल को अपग्रेड कर दूंगा। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है सिटी के बीचों बीच इस बिल्डिंग पर जहाँ पर अपना लोंडा इस लड़की से मिलने को आया होता है। वेल ये टाइजन की ओल्ड फ्रेंड है सियोनाली और ये एक 8 ईयर के हंटर है। साथ ही जिस गिल्ड की वो मेंबर है उसका नाम है मिथोस। अभी जैसे अपनी एडमिन उस लड़की को देखती है वो टाइजन के मजे लेना शुरू कर देती है और भाई कौन है भाई वो लड़की बताएगा। देन वो उसे बताता है कि कोई नहीं, बस एक फ्रेंड है उसकी जो कि हंटर्स डेन से। ये वेल ये क्या है मुझे मालूम नहीं। और जो ये सियोना है वो अपने लोंडे से 3 साल छोटी है। जो सुनकर एडमिन उसके मजे लेने लगती है, ओ भाई तेरे जैसों की फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मुझे नहीं लगा था भाई। जो सुनते ही टाइजन को दिमाग से डकने लगता है कि बेटा मैं तेरे मुंह पर मुक्का मार दूंगा, क्या मतलब है मेरे जैसों से। खैर इसके बाद एडमिन उससे पूछती है कि भाई हम लोग यहाँ पर क्यों आए? तभी अपना लोंडा उसे बताता है कि पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ मिथोस गिल्ड ही है जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी है। और तो जो फायरवॉल उसने पहले यूज करा था उसने आधी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया था और इसीलिए वो इस जगह पर आया ये चेक करने के लिए कि जो अपग्रेडेड फायरवॉल है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये टेस्ट करने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और सियोना क्योंकि वो इसकी ओल्ड फ्रेंड है तो वो इजीली उसका काम करवा देगी। जो सुनते एडमिन भी क्या बात है भाई, मुझे नहीं मालूम था, तो इतने कूल लोगों को भी जानता है। सियोना वो टाइजन को ये हरकत करते हुए देखकर बोलती है भाई तू किससे बातें कर रहा है? एंड टाइजन नहीं किसी से नहीं कर रहा, मैं तो खुद से कर रहा था। देखो मैं तुम सबको क्लियर कर दूं कि जो सिस्टम है वो असल में बातें नहीं करता है, उसका काम बस लोगों को क्विस्ट देना है। बट अपने टाइजन का सिस्टम है वो थोड़ा अपग्रेड हो चुका है जिसकी वजह से उसको मिल गई है एक जीती जागती होटी और इसीलिए किसी को भी इन चीजों की आदत नहीं है। खैर तो इसके बाद जो सियोना है वो उसको ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर लेकर जाने लगती है और क्योंकि ये दोनों ही फ्रेंड्स है जो कि काफी वक्त बाद मिले तो वही आपस में गपशप करते हुए जा रहे होते हैं जिसमें सियोना को ज्यादा ही क्लोज आने का ट्राई कर रही होती है अपने लोंडे के। वही अपना लोंडा भाई क्या हुआ, कुछ लगा है कि मेरे फेस पे? सियोना से सारे नहीं वो तो बस तू मुझे पहले से कुछ ज्यादा अलग लग रहा है इसीलिए। वहीं तुम एडमिन का फेस देखो, उसको सब समझ में आ रहा है। देन आगे सियोना उसको चलते हुए बता रही होती है कि भाई हर बार तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ा करती थी बट अब ऐसा देखकर लगता नहीं है कि अब तुझे मेरी मदद चाहिए। आगे उसे बताती है भाई क्या कोइंसिडेंट की बात है कि कोई और बंदा भी जिसको फैसिलिटी का यूज करना है, इसीलिए रेडी हो जा तू, जैसे ही उसे देखेगा तू खुश हो जाएगा उसे
उसे देखते ही वेल या जैसे अपना लोंडा उसे देखता है उसकी आंखें पड़ जाती हैं इस बंदे को देखकर। वेल ये कौन है मैं बताता हूँ। ये बंदा असल में एटीआर का हंटर है जिसका नाम है जिनयुक चोई, और ये जिस गिल का मेंबर है वो है स्काई ब्रेकर। एंड अपना लोंडा और उसकी आपस में कभी बनती नहीं है, इसलिए जिनयुक अपने लोंडे को कुछ ज्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। जो देखकर सियोना आज भाई क्या बात है यार, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, बट तुम दोनों को देखकर लग तो नहीं रही है कि तुम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो। वेल इन दोनों के बीच में क्या हुआ हमें आगे देखकर ही पता चलेगा। खैर अभी के लिए सोना इन दोनों की फैसिलिटी के बारे में बताना शुरू कर दी थी कि यहाँ पर तुम ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मॉन्स्टर्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, और तो वो उसको एक छोटा सा रेड मॉन्स्टर क्रिएट करके भी बताती है जो कि लिटरली देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रही है। बट अपने लोंडे को सियोना की वजह से बोलना पड़ता है हाँ हाँ क्यूट है। फिर तो इन दोनों को ये समझाकर सियोना वहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेने को चली जाती है। एंड सच बोलूंगा ये पैनल मुझे बहुत मजेदार लगा। एनीवे सियोना के जाते ही अपना लोंडा अपने माना से एक मॉन्स्टर क्रिएट करने का ट्राई करता है एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो क्रिएट करता है एक बड़ा सा और देन रेडी हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और तो अपना लोंडा इस टाइम पर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो उसको इजीली डिफीट कर देता है, जो कि जिनयुक भी पीछे से देख रहा होता है कि भाई अपना लोंडा काफी इंप्रूव कर चुका है। एंड तभी वो उससे बोलता है तो वो तू था, जो उनका टाइजन को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये किस बारे में बात कर रहा है। जिनयुक से बेटा इनोसेंट बनना बंद कर, मुझे पता है कि वो तू था जिसने अपने ही जूनियर गिल्ड मेंबर्स को कूट दिया। पहले तो मुझे शक था कि भाई वो तू नहीं हो सकता बिकॉज तू इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, बट तुझे देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि वो तू ही था। आई गेस तूने कुछ न्यू एबिलिटीज अवेकन कर लेंगे है ना। एंड अवेकन करने के बाद तूने सबसे पहले उन लोगों को चोट पहुंचाई जो कि एक टाइम पर तेरी फैमिली थी। एंड जिनयुक की ये बातें सुनते अपने लोंडे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जिनयुक उसके एक टाइम पर उन फ्रेंड्स में आता था जिनके ऊपर वो सच में भरोसा कर सकता था, और उस टाइम पर ये लोग हंटर डेन में काम करते थे। बट जैसे इन लोगों ने स्काई ब्रेकर को ज्वाइन किया जिनयुक ने बहुत जल्दी टॉप रैंक हासिल कर ली और वहीं अपना लोंडा वो पीछे रह गया। और साथ ही उसने नए फ्रेंड्स भी बना ली जिनमें से एक वो हरामखोर भी था युनजुन। और देखते ही देखते जिनयुक पूरी तरीके से चेंज हो गया और वो अपने लोंडे का और फ्रेंड नहीं रहा, और इसीलिए टाइजन को अब इसकी बातों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी वो उसे अपनी लिटरली इतनी गंदी शक्ल बनाकर बोल रहा होता है हाँ वो मैं तो जिसने ये क्या बता तो कुछ कर लेगा, हाँ बता कुछ करने वाला है मेरा बड़ा, मैं तुझे बता दूंगा लोग तो जिन्होंने मुझे बुली किया था, इसीलिए बस मैंने उनको सबक सिखाया और कुछ नहीं, समझाना बेवकूफ कहेंगे। और भाई लिटरली इतनी गंदी शक्ल मैंने अभी तक किसी भी मानवा के अंदर क्या किसी एनिमे के अंदर तक नहीं देखी भाई। आगे वो यूनियन को थोड़ा और सुनाता है कि बेटा तू भी तो फैमिली का एक हिस्सा होता ना, तो तूने तब क्या किया जब वो लोग मुझे डेली पीटा करते थे, तूने मेरा साथ देने की जगह बल्कि उस हरामखोर यूनियन को ज्वाइन कर लिया एंड मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी। जो सुनते यूनियन को गुस्सा आ जाता है वो टाइजन की कॉलर पकड़कर बोलता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अभी टाइजन सेज अगर तू मुझे इस तरीके से पकड़ेगा ना तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा और मैं समझूंगा कि मेरे सामने खतरा है। यूनियन भी है क्या बकवास कर रहा है बे। टाइजन सेज बेटा अगर तू ऐसी हरकत करेगा ना तो मुझे फिर सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में टाइजन उससे पंगे लेना चाहता है और बस फिर क्या जैसे सियोना वहाँ पर आती है वो देखती है कि इन दोनों ने तो पंगे लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अभी जिनयुक पूरी तरीके से सीरियस हो गया होता है और वो टाइजन के अगेंस्ट अपने वेपन्स का यूज कर रहा होता है, और क्योंकि वो ए रैंक का हंटर है इसलिए उसके अटैक से टाइजन बड़ी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है। इसलिए जब टाइजन को समझ में आता है कि उसने गलत बंदे से पंगे ले लिए इसलिए ही टाइम आउट बट ना अब जिनयुक से पंगे ले लिए तो वो तो ना रुकने वाला, इसलिए वो टाइजन जैसे जिनयुक उसकी क्लोज आता है वो उसको लात मारकर दूर देता है, जो देखकर जिनयुक भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि भाई मानना पड़ेगा तू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो बेटा तूने भी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है, अब मैं भी ऑल आउट जाने वाला हूँ। जो सुनते ही टाइजन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि बेटा तुझे ये काम तो पहले करना चाहिए था। जो सुनते ही जिनयुक की और ज्यादा सड़क जाती है और वो यूज करता है स्काई ब्रेकर स्टाइल फर्स्ट फॉर्म स्टॉर्म लैंस टेक्निक। और जैसे वो ये टेक्निक को यूज करता है ये देखते ही सोना उसको रोकने का ट्राई करती है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। वहीं अपना लोंडा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे मालूम था ये यही टेक्निक का यूज करेगा, इसलिए वो भी इसके लिए एक टेक्निक लेकर आया भाई जो बुड्ढे ने अपग्रेड करी थी, जिसको यूज करने के लिए अपना टाइजन गोकू वाला स्टेंस लेता है, जो देखते एडमिन और सियोना दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं बिकॉज़ वो अटैक है तो फायरबॉल, बट अपना टाइजन यूज कर रहा होता है उसे एज अ हाँ। और जैसे जिनयुक वो अटैक को देखता उसके पता नहीं छूट जाता कि ना भाई इससे ना बच पाने वाला मैं, बट वो अटैक उसके ऊपर लैंड हो पाता उससे पहले वहाँ पर एक बंदा आकर उसको एक ही अटैक के अंदर डिफ्लेक्ट कर देता, खत्म ही कर देता है भाई। जो देखते टाइजन जिनयुक सोना तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वेल वो बंदा कौन है जिसने अपने लोंडे के अटैक को एक ही बार में खत्म कर दिया? ये बंदा है सुयुन छा जो कि एसटीआर का हंटर है और डेप्यूटी है मिथुस का। अभी शायद फायरबॉल को देखकर बोल रहा होता है ना भाई ये कोई नॉर्मल फायरबॉल नहीं था। देन वो टाइजन से बोलता है कि तूने इस लीथल मूव को अपने फेलो हंटर के अगेंस्ट यूज करा, तुझे पता है ना कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। जो टाइजन से सॉरी बोलता है कि भाई वो क्या है ना ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। भाई जिनयुक उसके फेस पर तो एक इविल सी स्माइल आ जाती है भाई अब डेप्यूटी छा आ गए तो अब तो ये बंदा गया, वो डेफिनेटली इसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। वहीं डेप्यूटी छा वो अपनी एक सीरियस टोन में बोलते अच्छा तो ऐसी बात है मैं समझ गया, तो क्यों ना एक काम करे तो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर ले।
जो सुनते ही जुनियो के इरादों पर पानी फिर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, कि जो बंदा मिथोस की फैसिलिटीज का मास्टर है और तो पूरे नेशन के गिने चुने एस रैंक के हंटर्स में आता है, वो बंदा खुद चलकर पर्सनली टाइजन को अपने गिल्ड में आने का ऑफर कर रहा है। और भाई इसके हाथ देखकर तुम समझ जाओ, ही इज अ वेल फाइटर, ही इज अ वेल फाइटर। अभी ये टाइजन को बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है कि भाई मैंने इतना पावरफुल फायरबॉल आज तक कभी नहीं देखा, इसलिए तेरे जैसे हंटर जो कि एक बेसिक स्किल को भी नेक्स्ट लेवल तक लेकर चला जाए वो तो हमारे गिल्ड में होना चाहिए। सो इसीलिए मैं तुझसे एक और बार पूछता हूँ, क्या तू हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा? जो उनका टाइजन पहले तो थोड़ा सोचता है कि भाई मिथुन का डिप्यूटी खुद चलकर आकर उसको रिक्रूट करना चाहता है। वहीं सियोना उसे ये देखकर काफी खुशी हो रही होती है कि फाइनली डिप्यूटी छा ने टाइजन की असली वैल्यू को पहचान ही लिया। देन हमें नरेटर के थ्रू थोड़ा नेशन के गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि नेशन के अंदर सिर्फ 4 ही गिल्ड है सबसे बड़े होंगे। पहला है हारमोनिया, दूसरा है मीथोस, तीसरा होरेंग एंड फोर्थ है अजूर लोटस। एंड जस्ट मैंने अभी देखा कि ये बात हमें नरेटर नहीं बता रहे हैं बल्कि टाइजन बता रहा है। और तो इस टाइम पर उसको पता है कि अगर वो मिथोस को ज्वाइन कर लेता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बट वो जो डेप्यूटी छा को बोलता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि एक ट्रू हंटर हमेशा ट्रेनिंग करके अपनी लिमिट्स को सरपास करने का ट्राई करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड जिन्यू के। इसलिए उसने आज मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा मेरी लिमिट्स को ओवरकम करने में। ये बोलते वो जिन्यू की तरफ हाथ बढ़ाता, आज मेरे दोस्त चल ट्रेनिंग करें। भाई जिन्यू कहा है, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करा चल। बट उससे फाइट करने में अपने लोने का भी अभी कोई इंटेंस है नहीं, इसलिए वो थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि आज जो मैंने जिन्यू के साथ बैटल करी उससे मुझे रियलाइज हो गया है कि जिन्यू वो पहाड़ है जिसे मैं इस टाइम पर कॉन्क्यूर नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे उम्मीद है कि हार्ड वर्क करने की वजह से मैं एक दिन तो उसको कॉन्क्यूर कर ही लूंगा। और इसीलिए मुझे अफसोस है कि मैं आपके मिथोस को अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज पहले मैं अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल को क्लियर करना चाहूंगा। तभी जिन्यू वो ये सुनकर बताने वाला होता है कि उनकी बैटल क्यों स्टार्ट हुई थी। बट उससे पहले टाइजन की बातें सुनकर डेप्यूटी छास पड़ते हैं कि भाई तूने बिल्कुल सही बात बोली, ट्रेनिंग करना लाइफ का वाकई में सबसे बड़ा हिस्सा है, मानना पड़ेगा यार तुझे, तूने मुझे इंप्रेस कर दिया। देन वो टाइजन से उसका नाम पूछते, टाइजन उन्होंने बताता कि मैं टाइजन हूं, मैं डी टीयर का हंटर। जो उनका डेप्यूटी छा उसके कंधों पर हाथ रखकर बोलते कि ना भाई तेरे जैसा टैलेंट डी टीयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद डेप्यूटी छा उसको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं जो कि 1 महीने बाद होने वाले बी टीयर के हंटर के एग्जाम के लिए, यानी अगर अपना लुंडा उस एग्जाम को क्लियर कर देता है तो फिर वो डी से सीधा बी रैंक पर आ जाएगा। जो देखकर सियोना तो बहुत ज्यादा खुश है, बट जिन्यू उसकी इस टाइम पर कहीं और सी जल रही है। वहीं टाइजन वो पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट करता है बट फिर उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज वो रियलाइज करता है कि हाई टीयर का मतलब होता है कि हाई टीयर के डंजन भी मिलेंगे तुम्हें, यानी कि अगर अपना लोंडा बी टीयर में पहुंच जाता है फिर उसको उसी हिसाब के खतरनाक डंजन में जाने का भी मौका मिलेगा। तो ये डील अपने लोंडे के लिए उतनी बुरी नहीं रही। और तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि अपने लोंडे ने जो उनको रिफ्यूज करा था उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो क्या है वो तुम्हें पता चलेगा। बट अभी के लिए हम आते हैं 1 महीने बाद उस बिल्डिंग के सामने जहाँ पर बी टीयर के हंटर एग्जाम होने वाले हैं। और तो अपने लोंडे के साथ साथ सभी हंटर जो है वो वहाँ पर टाइम पर पहुंच गए होते हैं, और इस टाइम पर अपना लोंडा बहुत खुश है कि फाइनली अब वो बी टीयर पे पहुंच जाएगा। तभी एडमिन उससे बोलते हैं क्या बात है भाई, तो ये रिकमेंडेशन लेटर भी मिल गया। मैं भी वो बंदा जिसका नाम सियोन छा है वो तो ये पसंद करता है। जो सुनकर अपना लोंडा अपनी तारीफ करने लगता है कि हाँ भाई मानना तो पड़ेगा, लोगों को पहचानने की काबिलियत तो है उस बंदे के अंदर। आई मीन भला उसको मेरे जैसे टैलेंट और कहाँ मिलने वाला है। तभी एडमिन आज की भाई मुझे एक बात बता, तूने मिथोस गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं किया जबकि वो बंदा तो क्लियरली तुझे सपोर्ट कर रहा है। जो सुनने के बाद अपना लोंडा क्या रीजन देता है, मनी। बीड़ू इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। देन वो उसे समझाता है कि अगर वो एक गिल्ड को ज्वाइन कर लेता तो डंजन में रेड मारने पर जो कुछ भी उसको मिलता वो सबकी सब गिल्ड के पास चला जाता और उसको उसका बस 1% ही मिलता, सिर्फ 1%। इवन वो लोग तुमसे दिन रात काम करवाते और तो जो तुम्हारा शेड्यूल है वो तुम्हारा नहीं रहता बल्कि उनका हो जाता। और जब तुम अपनी टांग तोड़वा बैठते और तो उनको लगता कि भाई अब तुम उनके कोई काम की नहीं रखे तो फिर वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारकर तुम्हें बाहर निकाल देते। और हाँ, बस यही रीजन है कि मैं घंटा गिल्ड ज्वाइन नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे को चाहिए पैसा, पैसा सब कुछ बोलता। तभी टाइजन को कोई पीछे से आवाज लगाता है और टाइजन को पीछे मुड़ने में तुम देखना जरा भाई इसका फेस लिटरली क्या डीवियस फेस लग रहा है भाई। खैर तो जो उसको पीछे से आवाज लगा रही होती है वो ये अजूर लोटस की मेंबर है सेरिन यू, जो कि सी रैंक की हंटर है। अभी वो टाइजन से हाथ मिलाती है। टाइजन आज की भाई तू मुझे जानती है? ऑफ कोर्स, बिकॉज तू बहुत ज्यादा फेमस है अभी, बिकॉज जो मिथोस के डेप्यूटी छाए वो तेरी बात हर कहीं करे जा रहे हैं। जब उनका टाइजन को समझ में आया था कि भाई वो बंदा पागल हो गया इसको लेकर, तभी वहाँ पर एक और बंदा आया था कि भाई मैंने तेरे बारे में रूमर सुने, बट जितना सुना था तो उससे कई ज्यादा अनइम्प्रेसिव लगा और बस इसीलिए तू ना मुझे डिसअपॉइंट कर दिया यार। एंड ये जो माशा है ये होरेंग के गिल्ड मेंबर जिसका नाम है जियोन किंग और ये भी सी रैंक का हंटर है। और ये बंदा को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अभी खुद ही की तारीफ करना शुरू कर देता कि मिलो मुझसे जो बनने वाला है इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट मैन, मेरा नाम है जियोन किंग। वहीं अपना लोंडा और उस लड़की को इसमें घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर तभी जो वहाँ की होस्ट होती है वो अनाउंस करती है अपने 32nd बी टीयर के हंटर एग्जामिनेशन का, जहाँ पर वो सबसे पहले उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि एग्जाम का सुपरवाइजर है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि टाइजन का दुश्मन जिन्यू के, जो देखकर टाइजन भी शॉक्ड हो जाता है बिकॉज अब उसके रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। वहीं जिन्यू वो थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम में क्या क्या होने वाला
वाला है। जुनियर को बताता है कि सबसे पहले तो 8 लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड उनके 4 ग्रुप बना जाएंगे 2-2 के, और जो डंजन होगा उसके बेसिकली 4 एंट्री पॉइंट होंगे, A, B, C और D, जिनमें से जो भी 2 टीम सबसे पहले सेंटर में पहुंचेंगी वही फाइट करेंगे सबसे पहले बॉस से। देखो ये रहने वाला है कुछ ऐसा, यानी कि जो A और C टीम होगी वो सबसे पहले पहुंचने वाली है सेंटर के अंदर, वहीं B और D को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आगे वो सभी को कंफर्म करता है कि डंजन में रेड के दौरान अगर वो लोग पीछे हटना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर एक सेफ्टी टीम बना कर रखी है। और तो जो असल में इनका एग्जाम है वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी चलने वाला है, ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि कोई भी चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई खतरे में तो नहीं है। और बस इतना बताने के बाद वहाँ पर डंजन रेड शुरू हो जाती है। और तो डंजन में एंटर करने से पहले सभी के हाथ में बेच पहनाए जाते हैं और इसी से इनके ऊपर नजर रखी जाएगी और इनकी जो भी बातें वो सब सुनी जाएंगी। और अब हमें बताया जाता है कि ए ग्रुप में असल में ये दोनों आने वाले हैं, बी ग्रुप में ये दोनों होने वाले हैं, सी ग्रुप में ये दो, और डी ग्रुप में फाइनली अपना लोंडा और उसका एक और टीममेट। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो डी ग्रुप चीटिंग कर रहा है, बिकॉज उनके पास इस टाइम पर 3 लोग हैं। क्या भाई सिस्टम भी तो गिराना चाहिए ना, वो फाइनली जीती जागती है, खोटी बन चुकी है। खैर तो अभी हमें पता चलता है कि ये जो मोटा वाला मेंबर है अपने लोंडे की टीम में जुनियन, ये भी अपने लोंडे का ओल्ड फ्रेंड रह चुका है। ये अभी भी स्काई ब्रेकर के अंदर और ये सी टियर में। और तो बस इसी के साथ ये रेड शुरू हो जाती है और ये लोग अपने अपने एंट्री गेट के अंदर घुस जाते हैं। बट इस टाइम पर जुनियन के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। वेल जुनियन ने क्या किया, ये जो मोटा वाला मेंबर है अपने लोंडे का ओल्ड फ्रेंड, उसने इसे हायर कर लिया ताकि ये अपने लोंडे का एग्जाम बेकार कर सके। यानी कि जो इनको डी नंबर मिला है वो भी जानबूझ के ही मिला है। खैर तो इनके गेट में घुसते ही हमें दिखाया जाता है वो बॉस जिससे ये लोग फाइट करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी मर चुका है और जिसने उसको मारा है वो सामने बैठा हुआ है। तो या जो ये एग्जाम है ये अकॉर्डिंग टू प्लान तो नहीं होने वाला, ना ही जुनियन के लिए ना ही अपने लोंडे के लिए। खैर तो इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि आगे जुनियन ने इस मोटे को कैसे हायर करा। पहले तो उसने इसको पूरा प्लान समझाया कि भाई तुम लोग डी गेट से जाओगे, जो कि बाकी गेट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, और सोहन को कैसे भी करके टाइजन को इस एग्जाम में फेल करवाना है। और सोहन ये काम करे इसलिए वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर देता है कि भाई मैंने सुना है तेरी माँ बीमार है, तुझे इसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए कई सारे, एंड अगर तू मेरा काम कर देता है तो मैं तुझे उससे ज्यादा पैसे दूंगा जितना कि एग्जाम पास करने से भी नहीं मिलने वाले। और बस यही रीजन है कि ये अपने ओल्ड फ्रेंड को बिट्रे करने वाला है। बिकॉज मैं तुम्हें ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि जहाँ पर भी फैमिली और फ्रेंड्स के मामले आते हैं वहाँ पर हमेशा फैमिली जीतती है। अभी हम देखते हैं डंजन में घुसते ही सबसे पहले तो टाइजन के सामने छोटे मोटे से बच्चे आते हैं स्नेक के, जिन्हें टाइजन बस एक ही घुसल में पेल देता। भाई कोई इफर्ट्स भी नहीं डाला उसने, जो देखकर मोटे के तो पसीने छूट गए, बट टाइजन को मजा नहीं आया बिकॉज जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है उसकी बहुत ही स्मॉल एक्सपी गेन हुई होती है। अभी ये देखने का सोन की फटी जा रही होती है, वो यही सोच रहा होता भाई ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया, जबकि कुछ ही हफ्तों पहले ये बंदा इससे भी ज्यादा वीक हुआ करता था। देन हमें वही सीन दिखाया जाता है कुछ हफ्ते पहले का, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जुनियन ने इस हरामखोर के साथ अपना टीम बना लिया होता है। वहीं टाइजन और सोन ये दोनों इनके सपोर्टिव कैरेक्टर होते हैं, आई मीन मेंबर। अभी हमें जोन बता रहा होता है कि टाइजन असल में वो बंदा था जिसकी रैंक 7 साल से बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तो उसने कभी हार नहीं मानी। और तो यही चीज सोन के साथ भी हो रही थी, उसकी भी रैंक कुछ खास नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वो तो हार मानकर बैठ गया था। बट टाइजन हमेशा उसको हिम्मत दिलाता रहता कि बेटा कभी ना कभी तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट सोन को जो अपनी माँ का इलाज भी करवाना है, बिकॉज उसकी माँ की कंडीशन हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही खराब हुई पड़ी है, इसलिए वो वैसे तो टाइजन को धोखा नहीं देता, बट क्योंकि उसकी माँ का इलाज हो जाएगा जुनियन की वजह से तो वो उसका सपोर्ट कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि सोन अपनी पॉकेट में से एक बोतल निकालता है और बड़े ही प्यार से टाइजन को देने लगता है कि टाइजन एक काम करके तू ये पानी पी ले, बिकॉज तू बहुत ज्यादा थक गया होगा। और तो हमें सोन के थ्रू ही पता चलता है कि इस बोतल के अंदर असल में पानी नहीं है बल्कि पॉइजन है। क्या मतलब ये अपने लोंडे को रोकने आया है, खत्म करने के लिए आया है? भाई अपना लोंडा क्योंकि वो इसको एक टाइम पर फ्रेंड मानता था इसीलिए वो बिना कुछ समझे ले लेता है उसके हाथ से बोतल और एक ही बार में पूरी गटक जाता है। जुनियन अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो पॉइजन है ये अपने लोंडे को पैरालाइज करने के लिए, ओ मुझे लगा था कि मारने के लिए। खैर तो पूरी बोतल पीने के बाद अपने लोंडे के पेट में दर्द होने लगता है और वो कुछ इतनी गंदी शकल बनाता है। भाई लिटरली ये फेस देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूंगा कि लोइड का फेस इससे लाख गुना बेहतर है। खैर तो अभी अपने लोंडे को सुसु भी आना शुरू हो जाता है। वो जुनियन से पूछता है भाई यहाँ पर कोई सुसु करने की जगह है? जुनियन से टाइजन माफ करना पड़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ब्रो आर यू सीरियस? पूरी जगह सुसु करने के लिए बनी हुई है। तुम इंडिया में आओ, इंडिया में तो हर जगह सुसु करने की है। खैर तो अभी अपने लोंडे की बहुत गंदी गंदी शक्लें बनी जा रही होती है उस पॉइजन की वजह से। तभी जो उसकी सी रैंक की स्किल है इम्यूनिटी थ्रो एक्सपीरियंस वो एक्टिवेट हो जाती है, एंड जैसे ही वो एक्टिवेट होती है लोंडे का पूरा पॉइजन खत्म और फिर वो वापस अपने काम पर लग जाता है वही बॉस तक पहुंचने का। बट एक मोमेंट पर आकर वहाँ पर एक डेड एंड आ जाता है, यानी आगे कोई रास्ता नहीं है। इसलिए टाइजन थोड़ा इधर उधर रास्ता देखने का ट्राई करता है कहीं ना कहीं तो होगा, बट तभी जुनियन डिसाइड कि वो किसी भी तरीके से इसको रोक नहीं पा रहा है, तो अब बस एक ही रास्ता बचा है इसको नीचे फेंकने का। मैं भी इसमें अपने लोंडा मर भी जाए पर अभी के लिए उसके सामने इसको रोकने का बस यही रास्ता नजर आ रहा होता है। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करता है, टाइजन को सॉरी बोलकर उसको धक्का देने जा रहा होता है और निशाना कहीं और ही लगा बैठता है और खुद खाई में गिर जाता है। देखा आंखें बंद करके काम करोगे यही होगा। खैर अभी ये मोटा जैसे ही खाई में गिरता है अपने लोंडे जल्दी से इसका पैर पकड़ लेता है, जो देखकर जुनियन को रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रहा था। इसीलिए फिर वो रोते हुए उसको सॉरी बोलता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि वो असल में यहाँ पर उसको एग्जाम में फेल करवाने के लिए आया था। इसलिए ही सेज कि भाई मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ तो एक काम कर मुझे छोड़ दे। बट अपना लोंडा उसको मना कर देता कि भाई ये बात करने के लिए सही टाइम नहीं है, और तभी उसको पोटी लगना शुरू हो जाती है। और तुम फेस देखना
देखना भाई कैसा बना रहा है ये। अभी के लिए ही डिसाइड कि भाई एक काम करते जुनियन को बचाकर यहीं कहीं पोटी कर लेते, कोई नहीं देखने वाला। बट तभी वो अपनी वॉच पर देखता है कि उसको इस टाइम पर 10 लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसको पोटी करते हुए देखे। भाई लोंडे के इस टाइम पर पसीने छूटे जा रहे, बिकॉज एक तो उसका पेट खराब हो गया, दूसरी बात एक मोटे हाथी को वो अपने एक हाथ से पकड़े हुए, इसलिए वो जो जगह होती है वो तक टूट जाती है उसके बदन से। एंड फिर ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। बट लकीली नीचे गिरने के बाद भी इनको कुछ खास चोटें लगी नहीं होती हैं। बट तभी अपने लोंडे की नजर पड़ती है अपने सामने, वो देखता है कि इतने सारे स्नेक उनका डिनर करना चाह रहे हैं, और ये छोटे वाले नहीं है बड़े वाले स्नेक हैं। इसलिए दोनों के पसीने छूट जाते हैं कि भाई अब तो गया। देन हमें इसके बाद टीम बी का भी लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है, एंड इस टाइम पर उनके भी लगे पड़े हैं, बिकॉज वहाँ पर भी कई सारे स्नेक आ गए, और वहीं जजेस वो तो बस इनके मजे लेने में लगे हुए। खैर तो ये जो टीम बी की जो बंदी होती है उसके कुछ ज्यादा पड़ जाती है ये सब देखकर, और इसलिए वो अपने पार्टनर को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है, जिसका मतलब कि ग्रुप बी एलिमिनेट हो चुका है। देन इसके बाद हम आते हैं ग्रुप सी पर, जो कि इस टाइम पर आपस में ही लड़ बैठे। मेन इनका भी किस्सा यहीं पर खत्म। वहीं हम आते हैं ग्रुप ए में, जिसका कुछ अलग ही चल रहा है। लाइक जो किंग है जो अपने लोंडे के मजे ले रहा था और खुद की बड़ाई करे जा रहा था, वो अकेला इन सभी सांपों को संभाल रहा होता है। एंड दूसरी तरफ सेरेन वो लाइव स्ट्रीमिंग पर मजे कर रही है, भाई चिल मार रही है वो तो फुल लोन। तभी उसके ऊपर कुछ स्नेक्स अटैक कर देते हैं, बट वो उस तक पहुंच पाए उससे पहले ही किंग आकर उन सभी को निपटा देता है। एंड ब्रो क्वाइट इंप्रेसिव, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। खैर अभी क्योंकि ये अकेला ही सभी सांपों को मारे जा रहा होता है, इसलिए सारा क्रेडिट भी यही लिए जा रहा होता है। अभी जजेस ये देखने का इसी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं, जो देखकर सेरेन को जलन होने लगती है। इसलिए फिर शेड डिसाइड्स कि भाई उसका क्रेडिट कोई नहीं छीनने वाला, वो अपना मैजिक यूज करती है और एक ही अटैक के अंदर 3-4 सांपों को तो ऐसे ही निपटा देती है। एंड या शी इज क्वाइट वेल टू। और तो जो इन दोनों की जोड़ी है वो काफी अच्छी चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। देन थोड़ी देर के अंदर वो सभी का सफाया कर देते हैं, एंड फाइनली पहुंच जाते हैं चेक पॉइंट पर, जहाँ पर जूनियर को उनको अप्रिशिएट करते हुए बॉस रूम का रास्ता दिखाता है। तभी शेरन जूनियर से पूछती है कि भाई अभी तक टाइजन यहाँ पर नहीं आया। देन जूनियर उसको अपने मॉनिटर में देखकर बताता है कि भाई उसके कोई सिग्नल मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब वो एलिमिनेट हो गया होगा। जो सुनते किंग शेरन की टांग खींचना शुरू कर देगा, क्यों मैंने बोला था ना वो अनइम्प्रेसिव है। वहीं शेरन उस बेचारी का तो भरोसा टूट गया, उसको लगा था कि टाइजन बहुत कुछ करके दिखाएगा। खैर तो अभी जूनियर उनको वेट न करते हुए सीधा बोलता है कि चलो वो उसको मारने। एंड मनी मन में खुशी से फूले नहीं समा रहा होता, उसको लग रहा होता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, इसलिए वो बड़ी खुशी खुशी इन दोनों को बॉस के रूम तक लेकर जाता है। बट जैसे ये तीनों वहाँ पर पहुंचते हैं, तीनों की आगे पड़ जाती है, बिकॉज जो बॉस है वो ऑलरेडी मर चुका है, एंड उसको मारने वाला है ये नेक्रोमेंसर, जो कि इस टाइम पर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। एंड जैसे उसको इनकी प्रेजेंस फील होती है, लोंडा पहली फुर्सत में जागता है एंड ओरा फार्मिंग शुरू। लिटरली सच बता रहा हूँ, ये चीज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है, लाइक एक आंख में से लेजर निकलना। खैर तो अभी के लिए हम इन सबको साइड में हटाते हैं, अभी के लिए हम आते हैं हमारे लोंडे पर कि उसका क्या हुआ। वेल उसके साथ क्या हुआ उससे पहले हमें जरा जूनियर की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, एंड वो ये है कि वो किसी के भी मैजिक अटैक को अपने मुंह के थ्रू एब्सॉर्ब कर सकता है, एंड पिछवाड़े से डबल एनर्जी के साथ छोड़ सकता है। ब्रो क्या वेड एबिलिटी है भाई ये। लाइक कुछ ऐसा होता है कि मुंह से खाता, हाथों से डबल एनर्जी ब्लास्ट करता या आंखों से डबल एनर्जी ब्लास्ट करता, वो चल भी जाता। पिछवाड़े से नहीं, वो मतलब कौन था वो बंदा इसने इतना खतरनाक दिमाग दौड़ाया कि भाई नहीं आंखों से मुंह से हर जगह से हर कोई छोड़ता रहता, हम इसके पिछवाड़े से छुड़वाएंगे एनर्जी ब्लास्ट। खैर तो अभी हमें ये दिखाया जाता है कि कौन कौन सी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, जिनमें से एक ब्लू फायर है, एक येलो, और जो रेड फायर है मे भी वो कोई ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ है, इस वजह से वो एब्सॉर्ब नहीं कर सकता इसे। खैर तो अभी अपने लोंडे का जो फायर बॉल ब्लास्ट है अपने टाइजून का, उसने अपना दिमाग दौड़ाकर उसका और जुनून के मुंह का इस्तेमाल कर बनाया होता है एक नया अटैक, जिसका नाम है टाइजून एक्स जुनून सीक्रेट कॉम्बो हेल बाउंड एक्सप्रेस। एंड लिटरली ये बहुत ही मैसिव अटैक होता है भाई। एक तो ये लोग उस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे हो, तो और तो जो भी उनके रास्ते में आ रहा है वो सबके सब उसके पिछवाड़े की खुशबू सूंघकर ही मर जा रहा है। भाई जजिस वो भी ये देखकर अपने मजे में लगे हुए, वो भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा, कितनी गंदी बदबू छोड़ रहा है ये। अभी हम देखते हैं टाइजून जबरदस्ती जुनून को अपने फायर बॉल बस खिलाया जा रहा होता है और पात पात कर आगे बढ़े जा रहे होते हैं। तो ये लोग भी अब बस बॉस तक पहुंचने ही वाले हैं। अभी के लिए हम आते हैं वापस से अपनी टीम पर, जो कि बॉस के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और इस टाइम पर जुनून जो कुछ भी देख रहा होता है उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये नेक्रोमेंसर यहाँ पर क्या कर रहा है। और अभी ये जो नेक्रोमेंसर अपनी ओरा फार्मिंग कर रहा होता है वो देखकर सेरेन की पटे जा रही होती है, एंड जैसे ही वो नेक्रोमेंसर खड़ा होता है उसके साथ साथ वो जो बॉस था जो मर चुका था जिसका नाम इमोगी ड्रैगन है, वो भी उठ खड़ा होता है। वेल मरने के बाद भी वो कैसे खड़ा होगा, बिकॉज उसको इस टाइम पर नेक्रोमेंसर कंट्रोल कर रहा होता है। अभी वो नेक्रोमेंसर इमोगी ड्रैगन के थ्रू इन लोगों पर अटैक करवाता है, जिससे जुनीक इजीली जंप कर बच जाता है, और तो फिर ये दोनों भी रेडी हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। एंड मैंने अभी नोटिस किया कि जिस फायर को जुनीक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वैसी फायर किंग के हाथों में भी है। इसका मतलब जो वो फायर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो उसका मतलब फिस्ट से तो नहीं। एनीवेज अभी ये दोनों ही इमोगी ड्रैगन के ऊपर अपने अटैक्स थ्रू करते हैं, बट जो नेक्रोमेंसर है वो इमोगी ड्रैगन को अपनी पावर से बचा लेता है। वो उसके फेस के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है जो कि उन्हीं के अटैक्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से बस थोड़ी देर के लिए दोनों गेम के बाहर हो जाते हैं। जुनीक वो ये देखकर समझ जाता है कि इसको जरूर नेक्रोमेंसर कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो पहले उसको निपटाने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसके चक्कर में वो इमोगी ड्रैगन से अपना गार्ड डाउन कर बैठता है, एंड इमोगी ड्रैगन उसको इजीली पकड़ लेता है। इसके बाद तो वो उसको खाने तक वाला होता है, जिस वजह से जुनीक को समझ में आ जाता है कि भाई वो नहीं बच पाने वाला। उसके मन में बस इस टाइम पर एक ही चीज का रिग्रेट हो रहा होता है, और वो ये है
कि काश उसने यहाँ पर आने से पहले सियोना को अपनी दिल की बात बता दी होती। मतलब समझ रहे हो ना ब्रो, लाइक सर। बट अगले मोमेंट पे उसका जो ये रिग्रेट है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज टाइजन और जुनियो आकर सीधा स्नेक के मुंह पे भिड़ जाते हैं, जो देखकर जुनियो को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए वापस से। बट अभी के लिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसकी लाइफ बच गई उतना काफी है। भाई ये दोनों बहुत ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं, भाई फाइनली हम बॉस के रूम तक पहुंच गए। तभी जुनियो को उनसे बोलता ओए तुम्हारे पीछे इमोगी ड्रैगन है। इन दोनों ही उसके अटैक से बाल बाल बचते, वरना गए थे ये दोनों तो। देन टाइजन आग की भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, नेक्रोमेंसर और इमोगी बीटीआर के लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा। तभी जुनियो को उसको समझाता है कि भाई किसी ने ना डंजन के साथ छेड़छाड़ करी है और वो चाहता है कि सिर्फ उसी का खास बंदा ही ये एग्जाम पास करे, या तो वो किसी गिल्ड के लिए खतरा बनना चाहता है एंड या तो वो किसी गिल्ड के साथ कनेक्शन बनाकर बैठा हुआ है। और हाँ ये मैं बोलूंगा कि हो ना हो मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक है वो, मे भी मेरा शक तो शेरिन पे जा रहा है, वो लग रही है मुझे। फिर अभी के लिए टाइजन मतलब हम अगर उस बंदे को मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। जुनियो से बिल्कुल, वैसे तो मुझे तेरे साथ टीम अप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आज मुझे तेरे साथ करना ही होगा। टाइजन लाइक हाँ भाई मेरा भी यही मानना, मुझे भी तेरे साथ कुछ खास पसंद थोड़ी ना, बट अभी के लिए चल करते हैं। इसके बाद जुनियो को अपने वेपन से उसके ऊपर चार्ज करता है, वहीं अपना टाइजन वो अपने फायर बॉल को ऐसा काम है, बट उससे पहले वो युनजुन से पूछता भाई खाना चाहेगा, एंड युनजुन के पति ने छुड़िया था कि ना भाई आज के लिए इतना काफी है। तभी वो जो इमोगी होता है वो अपने मुंह से पॉइजन स्टिक थ्रो कर देता है, जिसे जुनियो को अपने वेपन को एज अ शील्ड की तरह यूज कर रोक रहा होता है, बट उनमें तो कुछ टाइजन के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। एंड टाइजन वो एंड मोमेंट पर अपनी कामे हाथ थ्रो करता है, स्टिंग्स तो जलाए, ये साथ में इमोगी का फेस भी जला देता है। देन जुनियो भी अपना स्टेम्स ले लेता है एंड यूज करता है स्काई ब्रेकर लेंस स्टाइल सेकंड फॉर्म ब्लेजिंग लेंस ऑफ द एक्यूमिन गेल, और इसी के साथ वो इमोगी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इसी के साथ इमोगी तो रास्ते से हट गया, बट अब बचा इकलौता नेक्रोमेंसर, जिसके ऊपर इस टाइम पर शेरिन और केंग एक साथ कॉम्बो अटैक का यूज करते हैं एंड केंग यूज करता है अपना ग्लेशियल ड्रैगन फिस्ट और उसको चीरता हुआ निकल जाता है। भाई टाइजन वो उस बेचारे जुनियन के पीछे पड़ गया कि ले खा बस एक बार और खा ले और उसको खत्म कर, और फिर क्या जुनियन को जबरदस्ती खाना पड़ता है वो। बट फिर जो अटैक जुनियन करता है एक ही अटैक में नेक्रोमेंसर खत्म। और हाँ मैंने अभी देखा कि केंग ने जो अटैक मारा था असल में उससे नेक्रोमेंसर मरा नहीं था बल्कि जम गया था, टुकड़े तो असल में उसके जुनियन के अटैक से हुए। अभी नेक्रोमेंसर को टूटता हुआ देखकर जुनियन खुशी मनाने लगता है कि भाई फाइनली हम जीत गए इससे, बट बहुत जल्द उनकी खुशियों में पानी पड़ जाता है बिकॉज ही इज एन अनडेड नेक्रोमेंसर, और बस इसीलिए वापस से आस्ते रिवाइव हो जाता है एंड वो अपनी लैंग्वेज में कुछ तो स्पेल करता है। वेल क्या करता है वो तो समझ में नहीं आया, बट फिर वो जो अटैक करता है वो इतना खतरनाक होता है कि पूरे जमीन में से बोन्स निकलना शुरू हो जाती है नुकीली नुकीली, जिसको ऑफ कोर्स ये लोग डोच नहीं कर पाते, उससे अच्छा खासा डैमेज मिलता है इन सभी को। भाई टाइजन उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज इन लोगों ने नेक्रोमेंसर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो एटलीस्ट उसको डैमेज तो मिलना चाहिए था ना, वो डैमेज तो होना चाहिए था, इसलिए उसको लग रहा होता है कि भाई कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड तभी वहाँ पर इंटर करते गेम की द होटी अपनी एडी में। वेल तुम लोगों ने मे भी नोटिस कर लिया हो कि कुछ देर से ये गायब दिख रही थी, ऐसा इसलिए बिकॉज कुछ एप्स को डाउनलोड करने गई थी, वो विंडो अपडेट हो गया ना इस चक्कर में, और अभी वो जिस ऐप को सबसे पहले यूज करने वाली है वो होगा मैप हैक। ये बोलते हुए हमें बहुत ही तगड़ा सा पैनल देखने को मिलता है। फिर तो मैप के एक्टिवेट होती है वो पूरे डंजन का डाटा एनालाइज करना शुरू कर देता है कि किस जगह पर क्या चीज नहीं है, किस जगह पर क्या चीज है, एंड इसे कहते हैं पर्सनल नेविगेशन, जो कि वही करती जो मैंने अभी बताया कि कहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, कहाँ पर खजाना है, यही सब बताती है वो। बट इसके अंदर थोड़ा सा अपडेट भी है कि ये सिर्फ यही सब नहीं बताएगी बल्कि एनिमी के अटैक पैटर्न्स को भी बताएगा, और तो कहाँ पर हिडन चीजें रखी हुई है वो सब भी, और इसी के साथ वो और भी बहुत सारी ऐप लेकर आएगी जो कि बहुत काम की होने वाली है आगे चलकर। भाई देखा बंदी ने ना काम एक नंबर का करके दिया है उसे। अभी के लिए टाइजन जो मैप है वो ओपन करके दिखता है कि क्या क्या है उसके अंदर, जहाँ पर तुम्हें ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो अपने हंटर्स हैं, ब्लू वाला अपना लोंडा और जिसपे क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो इस डंजन का बॉस है, एंड इनके अलावा वहाँ पर एक रेड डॉट भी है जो कि है अपना नेक्रोमेंसर, और वो इस डंजन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैं अपने बता दिया है। इसीलिए टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर है कौन और आया कहाँ से। अभी वो जो नेक्रोमेंसर है वो कुछ तो बोल रहा होता है अपनी लैंग्वेज में जो कि अपने लोंडो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, बट तभी वहाँ पर पर्सनल ट्रांसलेटर एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से अपने लोंडे को उसकी पूरी लैंग्वेज समझ में आ रही होती है कि वो क्या बोल रहा है, एंड वो बोल रहा है वो मिस्टर रहता सो वेरी वेरी हैप्पी, ये जो सुनकर अपना लोंडा भी शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसको उसकी भाषा समझ में आ रही है। तभी टाइजन को ट्रांसलेटर के अंदर थोड़े से ग्लिचेस तो होते, वो एडी से आज कि भाई ये क्या था, एंड उसको भी कुछ श्योर नहीं है कि क्या था, वो भी बोल रही होती कि मैं भी ग्लिच होगा, और तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसको क्या ग्लिच दिखा बिकॉज मुझे तो कहीं पर कोई ग्लिच नजर नहीं आ रहा है। खैर तो जो अभी नेक्रोमेंसर होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि भाई इरेटस खुश हुआ, इरेटस समनर का शुक्र गुजार ब्ला ब्ला ब्ला, और तो हाँ मैं तुम्हें कंफर्म कर दूं ये इरेटस है ना ये इसी का नाम है, ये खुद ही का नाम ले रहा है। भाई इन दोनों को पता नहीं ट्रांसलेटर के अंदर कौन सा ग्लिच नजर आ रहा होता है कि भाई ट्रांसलेटर कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहा है, और तो हो सकता है कि बाकी एप्स में भी थोड़ा बहुत ग्लिच हो। एक सेकंड ये पैनल देखकर मुझे अभी समझ में आया, मैंने इस पर अभी नोटिस करा कि टाइजन को जो उसकी लैंग्वेज है थोड़ी अजीब से समझ में आ रही होती है, बट समझ में आ रही है इतना काफी होता है, यानी कि वो जो ग्लिच है वो इसको शो हो रहा है, मुझे तो घंटा शो नहीं हो रहा। खैर तो अभी नेक्रोमेंसर ने जो समनर बोला उससे टाइजन समझ जाता है कि इसको किसी ने समन करा है यहाँ पर। तभी वो जुनियो से पूछता है भाई तू ठीक तो है ना, जुनियो से हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तो खुद मैनेज कर पा रहा हूँ जैसे तैसे। आगे वो उससे बोलता है देख भाई तू मेरी बात पे बिलीव करे या ना करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नेक्रोमेंसर की वीकनेस ढूंढ निकाली
लिए, जो सुनकर जुनियर शॉक हो जाता है भाई तुझे कैसे पता चल गई। बट टाइजन अभी के लिए उसको मना कर देता है कि भाई बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी टाइम नहीं है, अभी के लिए बस तू मेरा साथ दे, बिकॉज मुझे तेरे साथ की बहुत जरूरत है अभी। जुनियर से भाई ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा, तो बता अब हमें पहले क्या करना है। देन टाइजन एक स्माइल करते हुए बोलता है कि पहले हमें इसको थोड़ा गुस्सा दिलाना होगा। वेल गुस्सा क्यों दिलाना वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट टीज करने के मामले में ना टाइजन किसी से कम नहीं है भाई। लिटरली वो अपनी इतनी गंदी शकल बढ़ाकर उसको चिढ़ाता है कि नेक्रोमेंसर एक सेकंड में चिढ़ जाता है कि साले मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा यही। देन वो जमीन के ऊपर अपनी स्टाफ मारता है कि तुम सब मरने वाले हो, मुझे बड़ा मजा आएगा यही। और क्योंकि अपने टाइजन के पास मैप है जो कि एनिमी के अटैक तक बता देगा, इसलिए उसे नेक्रोमेंसर के अटैक कहाँ लैंड होने वाले वो जगह पहले ही दिख जाती है, इसलिए वो सबको डोज करते हुए उसको फॉलो करने के लिए बोलता है। इंडिया इट वर्क, नेक्रोमेंसर का जो अटैक होता है उससे सब के सब बचे आते हैं, जो देखकर नेक्रोमेंसर फिर कुछ बोलता है। एंड या इस टाइम पर मुझे ग्लिच शो हो रहा है उसकी लैंग्वेज के अंदर, और तो वो क्या कह रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अपने लोंडा उसको फिर चढ़ाना शुरू कर देता है कि आओ बच्चे को एक भी अटैक नहीं हुआ। ओ ये तो बहुत बुरी बात है, क्या हुआ बेटा हवा निकल गई क्या, अटैक करना क्यों नहीं कर रहा, कर कर। एंड टाइजन को ये हरकत करता वो देखकर जुनियुक के भी पत्नी छुड़ जाती है भाई आखिर तू करना क्या चाह रहा है। तभी जो नेक्रोमेंसर है वो वाकई में टाइजन की बातों से ट्रिगर हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर भी देता है, बट क्योंकि अपने लोंडे को उसके पैटर्न दिखाई दे रहे हैं कि अटैक कहाँ पर गिरने वाला है, इसीलिए फिर वो सबको गाइड करता है कि यहाँ यहाँ इधर इधर इतनी दूरी पे खड़े हो जाओ। एंड जैसा ऐसा युनजुन बोलता है वो लोग भी वैसा वैसा ही करते हैं। देन जैसे ही जो नेक्रोमेंसर का अटैक लैंड होता है किसी को एक खरोच तक नहीं आती है, जो देखकर नेक्रोमेंसर तक इंप्रेस हो जाता है कि भाई क्या बात है कमाल कर दिया, क्या डोजिंग इसके लिए यही तो ठीक है, जब तुम ये डोज कर सकते हो एक काम करो अब ये अटैक डोज कर दिखाओ यही। बोलती नेक्रोमेंसर अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अल्टीमेट मूव का यूज करता है जिसको डोज करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। लाइक तुम देख सकते हो कि सबके ऊपर मार्क हो गया है, यानी कि अगर ये अटैक लैंड होगा देयर इज नो चांस कि ये लोग सरवाइव भी कर पाएंगे, बट अपना लोंडा इसके लिए भी प्रिपेयर्ड है, उसको मालूम है कि इसे कैसे डोज करना है। देन जैसे ही नेक्रोमेंसर अपने उस अटैक का यूज करता है जो धमाका होता है उसको लग रहा होता है अरे भाई काम हो गया यही, अब न करवाने वाले ये लोग डोज यही, बट तभी वो देखता है कि उन सभी ने उसके उस अटैक को डोज कर लिया होता और सभी उसी के ऊपर चढ़ने आ रहे हैं। नेक्रोमेंसर भी शॉक्ड, ओए तुम लोगों ने सरवाइव कैसे कर लिया, सारे चीटिंग कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ यही। वेल इन लोगों ने उस अटैक को कैसे डोज कर लिया हमें अपना लोंडा समझाता है कि नेक्रोमेंसर ने जो अभी अपनी स्किल का यूज करा डेथ रिक्वाइम, वो पूरे एरिया को कवर करने वाला अटैक है, बट वो जो अटैक है वो सेंटर को कवर नहीं करता है जहाँ पर यूजर होता है उसका, इसीलिए ये लोग वहाँ से बककर सीधा सेंटर में आ गए और उसका इफेक्ट और ज्यादा कम हो, इसलिए टाइजन ने भी सेफ्टी शील्ड का यूज कर लिया था। अभी के लिए अपना लोंडा शेरिन को ऑर्डर देता है अपना आइस अटैक यूज करने का, बिकॉज उसने इन लोगों को ऑलरेडी प्लान समझा दिया है, और जैसा अपने लोंडे ने बोला शेरिन वैसा ही करती है, वो इरेटस को जमा देती है। एंड जैसे इरेटस जमता है अपना लोंडा उसको मारने की जगह उसके पीछे की ओर भाग लेता है कि अभी के लिए तो तुम लोग संभालो मैं अभी आता हूं। जो देखकर पहले तो इरेटस को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, बहुत जल्दी उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये क्या करना चाहता है। वेल वो क्या करना चाहता है अभी हमें वही समझाया जाता है। तो देखो नेक्रोमेंसर को जिसने समन करा है उसने नेक्रोमेंसर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया होगा, और इसीलिए नेक्रोमेंसर वैसे तो है तो इमोर्टल, बट अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर वो इमोर्टल नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। एंड अपने लोंडे को कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है, जो देखकर इरेटस को एकदम तो गुस्सा आया था साले तूने मुझे चकमा दिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यही। एंड वो बिना किसी एफर्ट के शेरिन के फ्रीज स्पेल को तोड़कर टाइजन के पीछे लपक जाता है, और तो वो टाइजन के ऊपर अपना अटैक भी लैंड करने वाला होता है, बट उससे पहले अपने होमिस वहाँ पर आकर उसको एंड मोमेंट पर दबोच लेते हैं, जो देखकर अपना लोंडा भी काफी इंप्रेस होता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए उस दीवार को तोड़ देता है जिसके पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट है। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त भाई तुम जरा उसका एक्सप्रेशन देखना, लिटरली किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा है ये बंदा, कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बोल रहा था फाउंड इट। वहीं जूनियर को बस खड़े खड़े देख रहा होता है कि आगे टाइजन कर क्या रहा है, और तो अपने लोंडे ने उसको बता दिया था कि उस वॉल के पीछे इसकी वीकनेस है, एंड वो क्या वीकनेस है इसे वही जानना है। तभी वो जो नेक्रोमेंसर है वो गुस्से में आकर एक ब्लास्ट करता है जिसके वजह से ये सबके सब उड़ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर टाइजन के पास जाता है और यही सोच रहा होता है कि भाई आखिर इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट का पता लगा कैसे लिया, कौन है ये बंदा। यही जैसे इरेटस अपने लोंडे के पास आने वाला होता है अपना लोंडा उसको एक इविल से स्माइल देते हुए बोलता है हाँ बेटा गलती से ही बात बता जाना वरना तोड़ डालूंगा इसे यही। और इसके ऐसा बोलते जो पर्सनल ट्रांसलेटर वो एक और बार एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब अपने लोंडे की भाषा भी उसको समझ में आने वाली है। अभी इरेटस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि भाई तुझे एशियन लैंग्वेज कैसे आती है यही। तभी टाइजन उससे बोलता है बेटा मेरी बात ध्यान से सुन यही, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू जिंदा बच जाएगा यही। तभी इरेटस हंसते हुए बोलता है बेटा मैं ना मानने वाला तेरी बातें, बिकॉज इरेटस को बस समनर ही ऑर्डर दे सकता है और उसके अलावा मैं किसी और की बात नहीं मानता यही। जो सुनकर अपना लोंडा अपनी नाक में उंगली देना शुरू कर देता और उससे बोलता है कि मेरा भाई मेरी बात सुन कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है यही। जो सुनकर इरेटस को यकीन नहीं आता कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक एशियंट आर्क में ही ऐसा कर सकता है बट एक ह्यूमन नहीं कर सकता यही। तभी अपना लोंडा उससे बोलता है चल साले मैं क्या तुझे कोई आम इंसान दिख रहा हूँ यही। जो सुनने के बाद इरेटस भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि नहीं भाई ये बंदा सही बोल रहा है, बिकॉज जो कोई नहीं कर सकता वो इसने कर दिखाया, इसने इरेटस की वीकनेस को ढूंढ लिया। सो मे भी हो सकता है कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट को भी नलीफाई कर पाएगा यही। जिसके बाद इरेटस फाइनली अपने घुटनों पर आया था और उससे बोलता है अब से इरेटस तेरी हर बात पर बिलीव करेगा यही। तो अब चलो बताओ मास्टर क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप इरेटस से करवाना चाहते हो
ये इस टाइम पर देखना इरेटस कितना खुश लग रहा होता है, बिकॉज फाइनली अब उसका कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो पाएगा। देन उसको किसी का भी ऑर्डर नहीं मानना पड़ेगा, वो आजाद हो जाएगा। खैर तो जो अपना लोंडा है उसको इरेटस का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। देन वो इरेटस को उसका पहला ऑर्डर देता है कि सबसे पहले तो तू उन स्केलेटन्स को अनसमन कर जो कि बाहर की ओर हैं। यही जो सुनकर इरेटस भी एकदम तो शौक रहता है कि एक मिनट भाई तुझे कैसे पता। तभी अपना लोंडा उसे बताता है कि बेटा मुझे तो यहाँ पर आने से पहले ही पता चल गया था कि तूने बाहर अपने स्केलेटन्स को समन कर दिया है। यही वेलो से कैसे पता, मैप के थ्रू। मैप में उसको कई सारे रेड डॉट्स नजर आ गए होते हैं। आगे वो उससे बोलता है बेटा अगर मैंने तो ये झूठ बोलते को पकड़ा तो मैं ये बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यही जो सुनते ही इरेटस भी डर जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं आपकी बात मानूंगा। यही देन अभी अपने लोंडे ने जो ऑर्डर दिया होता है इरेटस उसको फॉलो करता है और सभी स्केलेटन को अनसमन कर देता है। देन अपना लोंडे एक इविल से स्माइल देते होता जल्दी निकाल, सब कुछ निकाल, जो कुछ भी तेरे पास है मुझे सब चाहिए, निकाल जल्दी से। यही जो सुनकर इरेटस भी डर जाते कि एक मिनट क्या कहना चाह रहे हो भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चाहो तो मुझे तलाश लो, मेरे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी काम का नहीं मिलेगा मेरे पास। यही जो सुनने के बाद अपना लोंडा उसकी तलाशी लेने लगता है और उसको वाकई में कुछ नहीं मिलता है कि अरे यार तो सही बोल रहा है, तेरे पास वाकई में मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही बट यहाँ पर मुझे कुछ तो है जो अच्छा नजर आ रहा है बेटा, मुझे ये चाहिए। ये जो सुनकर इरेटस समझ जाता है कि भाई ना इसको इसकी स्टाफ चाहिए, इसलिए इरेटस उससे भीख मांगना शुरू कर देता है कि नहीं भाई कुछ भी मांग ले बट ये नहीं, ये मेरा बहुत कीमती है और ये सिर्फ मेरा है। तो बेटा बता सराफत से देगा ये मैं इसको तोड़ दूं। ये जिसके बाद ना चाहते हुए बेचारे को उसको अपनी स्टाफ देना पड़ती है। इन स्टाफ देने के बाद इरेटस आप भाई अब तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट अंडू कर देगा ना नलीफाई उसको। देखो अगर आप ऐसा कर देते हो ना भाई, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। यही तभी अपना लोंडा उससे बोलता है क्या का कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भाई मेरे को ना आता जाता कि कैसे किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई। और इसी के साथ जो ट्रांसलेटर है वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। भाई अपने लोंडे ने इरेटस को बहुत ही गंदा वाला काट दिया, इसलिए आगे जो कुछ भी अपना लोंडा बोलेगा वो उसको समझ में नहीं आने वाला। बट अभी जो बोला उतना समझ में आ गया काफी है उसको। अपने लोंडा उससे बोलता है बेटा मुझे थोड़ी ना आता यार ये समनिंग अंडू करना, भाई मुझे ना मालूम ये था। एक काम कर भाई, तू जो काम कर रहा है करता रहे, हो सकता है कभी ना कभी तो अंडू हो ही जाएगा। ये देखो इरेटस को ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, बट इतना समझ में आ गया है कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है गंदा वाला, और तो इसके साथ गंदा वाला स्कैम कर दिया अपने लोंडे ने। बस इतना समझ में आ गया उसको काफी है। और फिर इसीलिए जो उसका गुस्सा है वो भी 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, वो अपने लोंडे के ऊपर अटैक कर देता है और तो उसकी जो फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा ही डिमोनिक हो जाती है। बट अपना लोंडा डर वो उससे बोलता है बेटा मैंने बोला था ना करीब ना आइए वरना मैं इसको तोड़ दूंगा, और ये बोलते ही वो उसको तोड़ देता है। एंड जैसे ही वो बॉक्स टूटता है इरेटस देखते ही देखते वहां से इरेज हो जाता है। एंड इरेटस के इरेज होते ही उसके पास से एक फिंगर गिरती है किसी की कटी हुई, एंड ये उसी बंदे की फिंगर है जिसने इरेटस को यहाँ पर समन करा था। बट अभी के लिए अपना लोंडा इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज उसको तो इरेटस की लाठी मिल गई। वहीं तभी एडमिन की भी नजर पड़ती है जमीन पर पड़े हुए क्रिस्टल पर। वो जैसे ही टाइजन को बता दी टाइजन मुझे यहाँ पर कुछ चीज मिली है, टाइजन को कई तरह लपलपा जाता है, हाँ बता क्या चीज है बता। एंड वो जैसे उस क्रिस्टल को उठाता है उसको लगता है यार ये तो कोई बेकार सी चीज मिल गई, कुछ भी नहीं है ये तो। बट यार मैं तुम्हें स्पॉइल करना चाहूंगा कि ये जो चीज मिली है ना ये बहुत काम की होने वाली है अपने लोंडे के लिए। एंड इस चीज के चक्कर में अपना लोंडा एक स्कैमर के साथ ही स्कैम कर देगा, वो भी बहुत गंदा वाला। खैर अभी के लिए जो टाइजन के फ्रेंड्स है वो भी वहाँ पर आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर टाइजन जल्दी से उस स्टाफ को छुपा देता है अपनी पॉकेट के अंदर। और तो जब जिनियोक को ये पता चलता है कि अपने लोंडे ने अकेले नेक्रोमेंसर को पेल दिया, लोंडा शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वाकई में टाइजन ने करा। तभी टाइजन से अरे देखना भाई देख कहाँ है नेक्रोमेंसर, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने उसका। जो सुनकर फिर ये सब की सब टाइजन से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं। एंड जिनियोक को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने जो कुछ भी टाइजन के साथ किया वो गलत किया था, और तो वो टाइजन को भी सच बता देता है कि उसने जुनियोक को उसके पीछे भेजा था। और तो लोंडे को काफी रिग्रेट हो रहा होता है अपनी इस गलती पर। वो उसे बता देता है कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा इसलिए करता था बिकॉज मैं तेरे हार्ड वर्क से जलता था। तभी टाइजन उसे बताता है भाई ये बात मुझे ऑलरेडी मालूम थी कि इन सब के पीछे तू ही है, तुझे क्या लगा तू मुझे एग्जाम में फेल करवा देगा बेटा, तू इतना स्मार्ट है ही नहीं जितना मैं हूँ। जो सुनकर जिनियोक उसके ऊपर भड़कने वाला होता है कि तभी टाइजन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि भाई भाड़ में जान दे सब चीजों को, अब क्योंकि मैंने बीटीआर का एग्जाम क्लियर कर दिया है तो मुझे पार्टी दे देना कभी। जो सुनकर जिनियोक भी काफी खुश होता है कि भाई ठीक है भाई जब भी तुझे पार्टी चाहिए कुछ खाना हो बस मुझे बोल देना। एंड इसी के साथ इन दोनों की फ्रेंडशिप फिर से बरकरार हो जाती है। बट तभी जिनियोक के मन में एक डाउट आता है, वो थोड़ा ब्लश करते हुए अपने लोंडे से पूछता है कि तुझे सियोना पसंद है क्या? जो सुनकर इस हरामखोर की इतनी गंदी शकल बन जाती है बिकॉज इसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसको चाहिए बस पैसा। बट अब क्योंकि जिनियोक ने उससे ये बात पूछी तो वो समझ जाता है कि ये सियोना का पसंद करता है, इसलिए फिर वो उसको थोड़ा सा मोक करना शुरू कर देता है, तू उसे पसंद करता है ना? एंड भी लगा मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था बस ऐसे ही। और तो इन दोनों की नोकझोंक के बीच में तभी वहाँ पर वो जो ग्रीन गेट है यानी एग्जिट गेट वो भी ओपन हो जाता है, जो देखकर सभी काफी खुश होते हैं कि भाई फाइनली डंजन क्लियर हुआ। एंड ये लोग खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। एंड जैसे ये दूसरी तरफ पहुंचते हैं दूसरी तरफ इनका इंतजार कर रहे होते हैं ये दोनों, जिनको देखते ही अपने लोंडे का मुंह खुल जाता है। क्यों? बिकॉज ये बंदा जिसके ऊपर चिड़िया का घोंसला है ये होरिंग गिल्ड का मास्टर है, एंड इसका नाम है टाइप योंगमा। एंड ये जो दूसरी वाली है ये अजूर लोटस की गिल्ड मास्टर है जिसका नाम है योनवा सियो। एंड अभी तो ये सबसे पहले इन लोगों को कांग्रेस करती है कि भाई फाइनली तुम लोगों ने डंजन क्लियर कर लिया। एंड आगे वो उन्हें बताते हैं कि भाई वैसे तो डंजन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था बिकॉज वहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर आ गए थे जो कि वहाँ के हिस्सा थे ही नहीं। और तो वो उन्हें ये भी बताती कि ये उन लोगों
लोगों का काम होगा जो लोग इनके गिल्ड से चिढ़ते हैं और इनको नीचे दिखाना चाहते हैं। एंड इन सबका कल्प्रिट वो किसको ठहराती है? अपने लोंडे को, जो सुनते अपने लोंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। और तो ये सुनते ही बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई टाइजन ऐसा कैसे कर सकता है। देन वो सबको समझाती है कि उसने पूरा मैच लाइव देखा है और वो ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज एरेटस ने जितने भी अटैक करे उन सभी का पैटर्न अपने टाइजन को पहले ही पता चल जा रहा था कि वो कहां पर लैंड होगा। और तो अपने लोंडे को उसकी वीकनेस तक मालूम था, इसीलिए उसका शक बैठ रहा होता कि पूरी बैटल का जो भी मास्टरमाइंड है वो असल में टाइजून है। और तो एक तरीके से इसने जो कुछ भी बोला वो सारी बातें सेंस बना रही होती हैं। आगे वो टाइजन से पूछती, अच्छा तो मुझे एक बात आता, तुझे ये बात पहले से ही मालूम थी ना कि वो अनडेड नेक्रोमेंसर ऑलरेडी वहाँ पर स्पॉन हो गया है? जो सुनते अपने लोंडे के कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है भाई, लिटरली बंदे के इस टाइम पर पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं है। और तो ये सुनने के बाद वो जो होरेंग का गिल्ड मास्टर है वो भी अपने लोंडे के ऊपर चढ़ जाता है कि बेटा जो उसने पूछा उसका जल्दी से आंसर कर वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। जो सुनकर अपने लोंडे के पसीने छूट जाते कि भाई अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे मार डालेगा साला जानवर कहीं का। देन वो खुद को शांत करता कि भाई कोई ना कोई तो तरीका होगा खुद का नाम क्लियर करने का यहाँ पर। देन उसके दिमाग में आती है नेक्रोमेंसर ऑफरिंग और कॉन्ट्रैक्ट, और ये याद आती है अपने लोंडे की दिमाग की बत्ती जल जाती है। देन वो सबको शांत कराता है और बताता है कि भाई उसका बचपन से ही सपना था नेक्रोमेंसर बनने का, इसीलिए वो नेक्रोमेंसर के ऊपर बचपन से काफी सारी रिसर्च करता आ रहा है कि नेक्रोमेंसर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है और तो उनकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। बस यही रीजन था कि उसको पता था कि नेक्रोमेंसर क्या क्या करने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो गया था हर चीज के लिए। ये सुनकर सीईओ को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई हम ना करने वाले तेरी इस बकवासी बात पर यकीन, बट तभी वो लोगों को वो फिंगर दिखा देता है जो कि उसको नेक्रोमेंसर के पास से मिली थी। एंड वो उन्हें बताता है कि इसी फिंगर के थ्रू उसको समन किया गया था। जो सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, सबको यकीन हो जाता है कि हाँ मे भी टाइजन सही बोल रहा है। देन टाइजन उनको सारी बातें क्लियर करता है कि भाई कोई तो है जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस डंजन में आकर छोड़ दिया। आगे वो उन्हें ये भी क्लियर करता है कि जो नेक्रोमेंसर है वो कभी भी अपने समानर के ऊपर अटैक नहीं करता है और उसने इन सब के ऊपर अटैक करा, मतलब इनमें तो कोई भी उसमें इंक्लूड नहीं था। जो सुनकर इन दोनों को भी यकीन होने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सच तो बोल रहा है। तभी टाइजन उनसे बोलता है कि ये जरूर कोई ऐसा बंदा है जो कि डार्क मैजिक गिल्ड से जुड़ा हुआ है एंड वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं पर है। और बस ये बोलते हुए सबको एक दूसरे के हाथ चेक करने को बोलता है कि जिसकी भी उंगली मिसिंग होगी वही समानर है। जिसके बाद ये लोग वैसे ही करते जैसे टाइजन ने बोला और समानर वाकई में जैसे टाइजन ने बोला होता है यहीं पर है। इसलिए जब वो देखता है कि भाई एक दूसरे के हाथ चेक किए जा रहे हैं इसीलिए वो वहां से भागने का ट्राई करता है। जो देखकर सिस्टम भी शॉक्ड हो जाती है कि भाई तुझे कैसे मालूम इसके बारे में। एंड ही सेज बिकॉज मैंने मिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में पढ़ रखा है। यानी कि टाइजन ने अभी जो कुछ भी कहानी सुनाई थी वो बचपन से नेक्रोमेंसर बनना चाहता था वो सबकी सब फेक था और वक्त इसलिए एडमिन की शकल बन जाती कि भाई ये बंदा एक नंबर का स्कैमर है। खैर तो जो समानर भागने का ट्राई कर रहा होता है बिकॉज यहाँ पर एक रैंक का एंटर है तो वो कहीं ना भाग पाने वाला। जो अजूर लोटस की गिल्ड मास्टर होती है वो समानर को अपने मैजिक में ट्रैप कर लेती है एंड जो होरेंग का गिल्ड मास्टर होता है वो उसको अपनी राइजिंग ड्रैगन फिस्ट की हेल्प से बस खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वो जो समानर था उसने ऑलरेडी खुद को पॉइजन दे दिया है ताकि उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। जिसके बाद वो होरेंग गिल्ड मास्टर अपने लोंडो को उसकी बॉडी वहां से ले आने को बोलता है एंड पता लगाने को बोलता है कि आखिर इसको किसने भेजा है यहाँ पर। वहीं अजूर लोटस की गिल्ड मास्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर कोई उनसे दुश्मनी क्यों निकालना चाहता है, आखिर कौन होगा इसके पीछे। बट अभी वो जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती बिकॉज उन्होंने टाइजन को जो कल्प्रिट ठहराया था उसके लिए वो उससे सॉरी बोलने के लिए चली जाती है एंड वो जैसे ही उसे सॉरी बोलती है टाइजन सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वेल क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज अपने लुंडे का माना खत्म हो चुका है। और बस यहीं पर मैं ये पार्ट खत्म करता हूँ। मैंने आज इसके पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट करे। वैसे तो थोड़े से चैप्टर और बचे हुए थे बट उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। इधर कवर करना सही नहीं लगेगा मुझे बिकॉज इस सीन के साथ ये जो पार्ट खत्म हो रहा है ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे। खैर तो होम इस मुझे बताना कि तुम्हें ये मानवक कैसी लगी। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में जो कि किसकी होने वाली है मुझे नहीं मालूम। और तो जो डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल का नेक्स्ट पार्ट है मे बी मैं उसको संडे को लेकर आ जाऊँ और संडे के अंदर उसको खत्म भी कर दूं बट मे बी नॉट प्रॉमिस। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।